बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कल सारा दिन जब हम यहाँ से जा रहे थे पैकअप करके, तो आपको हम बता के गए थे जनाब के PIA यानी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, जो कौमी असासा कहलाई जाती थी, अब जनाब उसकी प्राइवेटाइजेशन का अमल होगा, वो लाइव दिखाया जाएगा। तो कल सब ने देखा कि जो बिडिंग प्रोसेस है ये कैसा हुआ, और फिर आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA ख़रीद ली है। सो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे ज़्यादा 135 अरब की कामयाब बोली लगाई, और ये ओपन बिडिंग थी। और इसमें आरिफ हबीब और लकी कंसोर्शियम में एक बड़ा ज़बरदस्त यानी कि नेक टू नेक कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा, ये मुकाबला रहा। और एक मौके पर 134 बिलियन पर आकर 134 अरब पे आके लकी कंसोर्टियम ने गिव अप कर दिया था। ये कंसोर्शियम ने ये कर दिया था, और इसमें तकरीबन एक वक्त उन्होंने जी 30 मिनट का वक्फा भी मांगा, यानी कि इस तरह बड़ी सस्पेंसफुल किस्म की सिचुएशन थी। और आपने जैसे बताया 135 अरब पे स्टॉप लगाया, लेकिन फिर आरिफ हबीब ने जी मजीद इसमें इजाफा करके 135 अरब की बोली लगा दी। और PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी गई थी। पहले मरले में आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 115 अरब और लकी कंसोर्टियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली दी थी। और आरिफ हबीब कंसोर्टियम में आपको ये बता दें कितनी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वो शामिल हैं, तो उसमें AKD ग्रुप है, फातिमा ग्रुप है, लेक सिटी होल्डिंग्स है, सिटी स्कूल्स का ग्रुप भी शामिल है। फौजी फर्टिलाइजर्स ने भी फिर आरिफ हबीब कंसोर्टियम में शमूलियत का फैसला किया है, और आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर खरीदे हैं। हुकूमत को जी मुआहदे के तहत 10 अरब 20 करोड़ रुपए कैश मिलेंगे। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर 135 अरब में से 10 अरब मिलेंगे, 10 अरब 20 करोड़ रुपए जो कैश मिलेंगे। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान ये पहली हम कह सकते हैं कि ऐसी निजकारी हमने देखी है जिसको आप हकीकी निजकारी कह सकते हैं। सो इस निजकारी से हुकूमत को सालाना जो हुकूमत पे एक बर्डन आ रहा था, यानी कि एक PIA आपके ऊपर एक बोझ बन गई थी, वो इस सेंस में आ रहा था कि सालाना 35 अरब के टैक्स दहंदगान के पैसे की जो है वो अब बचत होगी। वरना ये सारा पैसा ज़ाहिर है तनख्वाहों में, पेंशन में और दीगर चीज़ों में जा रहा था, अखराजात की मद में जा रहा था। कर्जे बहुत हैं PIA पे, तो अब देखना ये है कि इसके जो ये तमाम तर अब ये मामला तय पाए हैं, तो इससे होगा क्या। अच्छा, PIA का एक नया दौर अब हम देख रहे हैं कि शुरू होता जा रहा है, और ये जो कामयाब बोली हुई इसके पीछे 2 वजूहात थी मेनली। एक तो PIA की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू हुई दोबारा से, एक तो वो था, एंड सेकेंडली जो PIA के वाजिबात क्लियर हुए, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बोली थी ये कामयाब हुई। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने फिर ये ऐलान किया कि रवां हफ्ते ही नए तैयारे PIA बेड़े में शामिल करेंगे। 135 अरब की बोली का 92% एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा, और 125 अरब से नए तैयारे लाएंगे। पुराने तैयारों की मुरम्मत होगी, यूनिफॉर्म समेत तमाम दीगर चीज़ें बेहतर बनाएंगे। और आरिफ हबीब कहते हैं कि हमारे बड़ों ने ये बताया था कि PIA बेहतरीन एयरलाइन थी, इसका मतलब है हमारे मुलाजमीन काबिल हैं, उन्हें महारत दिखाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे। अच्छा जी, और साथ ही ये भी कहा गया है कि हमने देखा कि इस दौरान जी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आरिफ हबीब में बड़ा खुशगवार एक मुकालमा सा हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज सब यही कह रहे थे कि बस PIA फ़रोख्त हो जाए, तो आरिफ हबीब ने इसके जवाब में कहा, आपने कहा था कि PIA फ़रोख्त हो जाए, मैंने कहा जी समझे हो गई। तो ज़रा देख लेते हैं। सब ये कह रहे थे कि आज आपने कहा मैंने कहा लेकिन एंड नॉट टू फॉरगेट कि इससे पहले जो बोली लगी थी वो कामयाब नहीं हो सकी थी, ज़ाहिर मामला मज़ीद आगे नहीं बढ़ सका था। तो चलें जी इस पर बात कर लेते हैं, इसके असरात क्या होंगे, और क्या ये जो प्राइवेटाइजेशन बाकी इदारों की भी एक तरीके से प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलहरी, माहिर माशियात। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यही एक्सपेक्टेड था, रेफरेंस प्राइस तो 100 अरब थे, लेकिन 135 अरब की बोली लगी है, जिसमें से 10 अरब 20 करोड़ जो हैं वो गवर्नमेंट के पास कैश जाएगा, बाकी जी PIA पे खर्च होगा। तो हाउ फेयर इज़ दैट? ये मेरा ख्याल है कि ओवर एक्सपेक्टेशन हुई, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्राइस मिली, और जो कि बहुत अच्छा शगन है और PIA के पोटेंशियल को ये शो करता है। कल आपने देखा होगा कि एक निजी TV से बात करते हुए जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब, उनका ख्याल था कि 120 अरब तक ये मैक्सिमम जाएगी, लेकिन ये 135 अरब पे गई। लेकिन मुझे प्राइस से ज़्यादा जो खुशी है वो इस चीज़ की है कि प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट था।
पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की जब भी बात करते थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, तो यही लगता था कि ये चंद मनपसंद अफराद या किसी ग्रुप को नवाजने की कोशिश होगी, और ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए जिसको लाइव दिखाया गया, इस तासुर को हुकूमत ने ख़त्म किया। ये वाक़तन एक कम्पटिटिव बिडिंग रही, और इसमें अब जो चौथा ग्रुप शामिल हो रहा है विनिंग कंसोर्शियम में, फौजी फर्टिलाइज़र, और इसमें आरिफ हबीब साहब ने इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया कि हो सकता है कोई मिडल ईस्टर्न एयरलाइन जो है वो भी इसकी पार्टनर बन जाए। अच्छा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का कंसोर्शियम बनेगा। जो पोटेंशियल है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यूरोपियन रूट्स के बहाली के बाद, यूके रूट की बहाली के बाद, यूरोप में तो पीआईए को एक मोनोपली मिल जाएगी डायरेक्ट फ्लाइट्स की, बजाय इसके कि हमारे पैसेंजर्स जो हैं 14-15 घंटे का सफ़र करके जो उनको इस वक्त लीस्ट जो मिलता है डायरेक्ट रूट, उसकी जगह अगर वो 8 घंटे में पहुंच जाते हैं तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पीआईए के लिए, थोड़ी सी सर्विस को बेहतर करके वो पूरे यूरोप के डायस्पोरा को अट्रैक्ट कर सकती है। इसी तरीके से अगर अमेरिका के ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेहतर होने से, और तमाम जो अदारे शामिल हैं इस कंसोर्शियम में, उन सब का अगर आप एक्सपीरियंस देखें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो वो सब बहुत सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में। तो ये जो हम आए रोज सुनते थे कि टोरंटो में पीआईए के क्रू जो है, क्रू मेंबर्स, इतने मेंबर्स गायब हो गए, जो कि ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान के जो इमेज है उस पर एक बदनुमा धब्बा बन रहे थे। तो एटलीस्ट उस तरह हमने ऐसी मिसालें भी देखी हैं दुनिया में कि जहां पर एयरलाइंस ने मुल्कों की तकदीरें बदल दी हैं। अब हम ये देख रहे थे कि पीआईए हर साल अरबों के नुकसान में चल रही थी, तो अब जब से ये प्राइवेटाइजेशन का अमल पूरा हो गया है, पीआईए की निजकारी हो गई है, तो कौमी ख़जाने पर आपको क्या लगता है कितना बोझ कम होगा और हुकूमत को क्या हासिल होगा इससे? तकरीबन तमाम अगर रखा जाए तो इंटरेस्ट वगैरह को देखा जाए तो 50 अरब रुपए सालाना के करीब जो है वो टैक्स पेयर का पीआईए में जा रहा था। अब आपको टैक्स मिल रहा होगा। जो नई मैनेजमेंट होगी वो करंट सैलरीज 1 साल तक मुलाजमिन की तो वही बेयर करेगी, उनके पर्क्स और करंट सैलरीज। अलबत्ता जो पेंशन है, जो रिटायर्ड मुलाजमिन की फलाह बहबूद, उनका मेडिकल वगैरह है, वो होल्डिंग कंपनी पे कर रही होगी। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीआईए की, रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में या पेरिस में, वो इस प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा नहीं है। तो आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर क्यों आता है कार बिजनेस करने के लिए, वो प्रॉफिट के लिए आता है, और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो उनको बेस्ट सोर्सेज चाहिए होंगे, जो उनको बेस्ट फ्लीट चाहिए होगा, और उनको जो बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस चाहिए होंगी वो उनको अडॉप्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि पीआईए में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत जगह है काम करने की। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशन थी वो अब इससे ख़त्म हो रही होंगी। अगर फ्लीट अपग्रेड होता है, कुछ नए जहाज़ लीज पे लिए जाते हैं, जैसा कि आरिफ हबीब साहब का कहना है कि पहले फेज़ मरहले में वो तकरीबन इसको जो करंट 16 ऑपरेशनल जहाज़ हैं उन 18 में से उसको बढ़ा के वो उसको पहले फेज़ पे वो 38 पे लेके जाएंगे, उसके बाद मज़ीद उसमें ऐड कर रहे होंगे। तो आपके पास जो रूट्स हैं अगर उन पे दोबारा से ऑपरेशन शुरू हो जाता है, फार ईस्ट के लिए हमारे पास इसमें कोई, यानी पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती थी कि हमारे पास किसी भी जो इम्पोर्टेंट कैपिटल है सिवाय 1-2 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं था, खा वो जापान है, कि कराची की अगर हम बात करें तो कराची पोर्ट सिटी है और इससे बड़े फ़ायदे भी हो सकते हैं। एक मुझे बात बताइएगा आबिद साहब, पीआईए के लिए कहा जाता था सफ़ेद हाथी है, इसके ऊपर कर्ज भी इतने हैं, फिर वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरी, फिर जो पेंशन है, वो वर्कर जो हैं वो इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। ये मराहिल कैसे तय होंगे? क्योंकि 110 अरब तो चले गए, जिसमें से बाकी जो पैसे बचेंगे ज़ाहिर है वो फिर नए तैयारों की ख़रीदारी और दीगर इशूज़ पर होंगे। ये वाला बर्डन कौन उठाने जा रहा है इस सारे मामले के बाद? देखिए, जो ताकि प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती, जो विनिंग कंसोर्शियम है वो वर्कर्स की जो करंट सैलरीज है
उन तक वो महदूद रहेगा। जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जो उनके बकाया जाते हैं, जो उनकी पेंशन्स हैं, वो गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी के ज़रिए ख़ुद उनको टेक केयर कर रही होगी। वर्कर्स जो हैं उनको 1 साल तक रिटेन करने का पाबंद है ये कंसोर्शियम, और उस 1 साल में जो लोग बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, जाहिर है कि उनको नई टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करने का मौका मिलेगा। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। इवन अगर कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी और तरीके से अगर वो PIA में आए थे, तो ले ऑफ होना जो आज के दौर में है वो कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। लेकिन जाहिर है कि अगर लेकिन फिर मेरिट कहाँ जाएगी? अगर ये सारी सरकारी भर्तियां हैं तो फिर सियासी भर्तियां हैं, तो मेरिट फिर कहाँ से लेकर आएंगे? तो वो जो सियासी भर्तियाँ होंगी वो साल बाद ले ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि अदारा को प्रॉफिटेबल भी करना हो और फिर इनको हम सियासी भर्तियों को साथ लेके चलना हो। तो इसी के 12 महीने का टाइम है, और जब एक बड़ा वाज़ेह मैसेज चला जाएगा कि 12 महीने के बाद जो कंसोर्शियम है वो ले ऑफ कर सकता है, तो यकीनन उससे पहले ही बहुत से मुलाजमीन जो हैं वो अपने लिए जो नहीं है या तो और एक ये चीज़ बड़ी खुश आइंद है आबिद साहब के माजी में हमने देखा कि किस तरीके से PIA की बोली लगी 10 अरब, और आज हम देखते हैं कि 135 अरब, तो इट मीन्स कि इट्स अ क्लियर इंडिकेटर के पाकिस्तान की मईशत पे सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ा है। अब सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से मज़ीद और कितने इदारों की निजकारी ज़ेर गौर है। अब हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की बात अगर कर लें, ज़राई तरक्याती बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस एक कॉरपोरेशन है, फिर उसके बाद नॉन डिस्कॉस भी शामिल है, तो क्या अब ये मामला जल्द निमट जाएगा? इन इदारों की निजकारी का अमल भी हम जल्द देखेंगे? नहीं, जो IMF का इस वक्त करंट प्रोग्राम चल रहा है उसमें हुकूमत ने कमिट किया है कि टैक्स पेयर के, यानी आप देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है निजकारी का। इसका फ़ायदा ये है कि जो मेरा और आपका टैक्स जो है वो इन अदारों के डेफिसिट्स को कवर करने के लिए लग रहा था, वो कुशन मिलेगा हुकूमत को कि उसको किसी अच्छी जगह पे खर्च कर सके, तालीम पे, सेहत पे, सैनिटेशन पे, बाकी जो बहुत सी ज़रूरियात हैं उन पे अगर वो लग सकेगा तो उससे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। अब जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज़ करने की बात की जा रही है। लाहौर का एयरपोर्ट, कराची का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद, जो कि अगेन मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी हमारे एयरपोर्ट की तकदीर सुधर जाएगी अगर कोई यहाँ पे ढंग का ग्रुप जो है वो आके इसकी मैनेजमेंट संभाल लेता है। पूरी दुनिया में अगर ये हो सकता है कि आपके फास्ट ट्रैक सिस्टम होते हैं, आप ऑन पेमेंट प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पे सिफारिशें और वो जो आप अनफेयर मीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्यू को तोड़ने के लिए कि पासपोर्ट पे मोहर पहले लग जाए, कम से कम वो सारी चीज़ें जो है उससे बचत हो जाएगी। कोई कहीं पे आपको ये नहीं लगता कि आप जहाज़ से उतर और 50 लोग जो हैं वो नाम लेके खड़े होते हैं कि अच्छा जी फलां VIPs हैं, उनको लेके चोर दरवाजे से बाहर निकलना। फास्ट ट्रैक का सिस्टम होता है, अगर आपके पास वो फास्ट है तो आप उस क्यू से उस लेन से बाहर चले जाते हैं, और बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक तो ये एक एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो रही होगी, और ये जो हैमरेज है हमारे चक्कर पे वो कम हो रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ है। लेट्स सी जनाब, और तकरीबन 35 से 50 अरब का जो एक बोझ था गवर्नमेंट पे वो कम होगा, और ज़ाहिर है आपके हमारे टैक्स से ये सारे अखराजात चल रहे थे। अब देखते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता ये मराहिल कैसे तय करती है, और फिर हम दुआ गो हैं कि हम PIA को एक बार फिर से जी ऊंची उड़ान भरते हुए देखें, तरक्की की ऊंची उड़ान भरते हुए देखें। अच्छा जी, ज़रा हम आ जाते हैं एक बड़े सेंसिटिव इशू पे। सेंसिटिव ये कि ज़ाहिर है माशरे में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम उसका एक मुख्तलिफ पहलू भी हमें नज़र आता है कि लोग किन किन मसाइल से गुजर रहे होते हैं। हम यहाँ ख़ास तौर पे एक ऐसे जहन की बात कर रहे हैं जो अभी स्टूडेंट है, जिसने अभी ज़िंदगी में और भी चीज़ें फ़ेस करनी है, लेकिन ऐसे क्या हालात हुए, ऐसे क्या वाक़यात हुए कि एक इंतहाई कदम पर एक तालिब इल्म मजबूर हो गया। ये लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में आया एक वाक़या पेश आया, एक वाक़या है जहाँ पर पहले खबर आई कि एक तालिब इल्म ने ख़ुदकुशी कर लिया। अब इसको शुरू में तो इनिशियली मुबैना ख़ुदकुशी कहा जा रहा था, बाद में जी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें ज़ाहिर है पहले तो ये रूल आउट नहीं किया जा रहा था कि हो सकता है किसी ने उसे पुश कर दिया हो, लेकिन ये जो फुटेज आई है बड़ी अफसोसनाक है, जिसमें अब नज़र आ रहा है कि वाक़या किस तरह से हुआ है। मोहम्मद उवैस नामी ये लड़का, ये तालिब इल्म
फार्मेसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरकर जाँ बहक हुआ। अच्छा जी, मोहम्मद उवैस के भाई हैं सुहेब, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उवैस पर असातिज़ा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, उस पर जहनी दबाव था, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया है। वो हमारे ही चैनल ARY न्यूज़ से बात कर रहे थे और सुहेब कहते हैं जी असातिज़ा की जानिब से प्रेशर था कि उवैस की जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट है, इस वजह से वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। तो पहले हम सुन लेते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं, तो फिर बात करते हैं इस पर। तौर पे उसे कोई मसला नहीं था, घर की जानिब से उसे कोई तनाज़ात नहीं थे, उसको टीचरों की जानिब से टीज किया जा रहा था, उसको एग्ज़ाम में ना बैठने की धमकियाँ दी जा रही थी, उन्होंने उसको शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से एग्ज़ाम में ना बैठने का कहा था। हमने तो उसे 10 गाह में भेजा था, लेकिन अफसोस कि वो उसकी मुश्किल गाह साबित हुई। हमने तो कहा है कि हम शफाफ तहकीकात चाहते हैं, इनकार नहीं किया हमने। चलें जी, वाक़या क्या था, ये कैसे पेश आया? हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे जान लेते हैं। हसन, ये वाक़या कब और कैसे पेश आया और अब तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, तो क्या तहकीकात की जा रही है? देखें, ये अफसोसनाक वाक़या जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये निजी यूनिवर्सिटी है जो मेरे अक़ब में मौजूद हैं, और इस यूनिवर्सिटी में ही पेश आया 19 तारीख की सुबह 9:35 का। ये अफसोसनाक वाक़या है कि तालिब इल्म मोहम्मद उवैस जो कि डी फार्मेसी का स्टूडेंट था, उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर पहले तो ये मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कहा जा रहा था कि फुटेज के सामने आने के बाद अब ये ख़ुदकुशी का जो है वो मंज़र देखा जा सकता है, जिसमें जो CCTV फुटेज सामने आई है। इब्तदाई तौर पर तो पुलिस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार किया और उन्होंने तमाम का तमाम जो मामला है पुलिस के सुपुर्द किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 2 दिन कबल जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरा किया और ये मुतालबा किया कि ये मोहम्मद उवैस जो है वो उस पर एक उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अब नया रुख जो सामने आया है वे कि जो उनके भाई हैं, इब्तदाई तौर पर तो पुलिस का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन हमने जब उसके भाई से रब्ता किया तो वो कमालिया के रिहायशी हैं। उनका कहना था कि हम सकते में थे जिसकी वजह से हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब हम ये बताते हैं कि उसके भाई मोहम्मद उवैस पर टीचर का दबाव था और वो ये था कि उसकी अटेंडेंस, उनको कहना था कि आपकी हाज़िरी जो है वो शॉर्ट है, अटेंडेंस शॉर्ट है, जिसकी वजह से आपको इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये उसको एक दबाव था जो उसके भाई ने इल्ज़ाम आयद किया है। जबकि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उनसे बात हुई तो कहते हैं कि उनका ऐसा कोई दबाव नहीं था। अभी सुहेब से जब हमारी बात हुई उनका ये भी कहना है कि ये यूनिवर्सिटी गलत बयानी कर रही है। पहले वो कहते हैं कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, फिर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और उसके 4 घंटे बाद ही यहाँ पर फेस्टिवल इनेकाद किया जाता है और फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये कैसे दुख में बराबर के शरीक हैं? तो यूनिवर्सिटी के अच्छा, ज़रा सा हम इस पहलू पर आ जाते हैं कि जो इंतज़ामिया जो बात कह रही है और जो इस बच्चे के घर वाले हैं वो जो बात कह रहे हैं अटेंडेंस का शॉर्ट होना, उस वजह से एग्ज़ाम में नहीं बैठना। पहले तो बताइएगा इस यूनिवर्सिटी में इस हवाले से रूल्स क्या हैं? दूसरे, क्या इस बच्चे को किसी तरीके से रिटर्न कुछ ऐसा लिख के दिया था, एक कन्वे किया गया था कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, और कितनी शॉर्ट अटेंडेंस है, ये वाली तहकीकात किसने करनी है या अभी तक इस बारे में क्या सामने आया है? देखिए, उनके लीगल एडवाइज़र हैं सैफुर रहमान, उनसे हमारी गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई। तो जो टेक्निकली एक स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है वो सेमेस्टर की 70% होना ज़रूरी होती है। इस बच्चे की जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक 70% के करीब यानी कि 68% प्लस थी, यानी अकोमोडेट यूनिवर्सिटी कहती है कि हम उसे अकोमोडेट कर देते हैं 1-2% को, लेकिन बच्चे को ये भाई का कहना था कि टीचर जो है वो 5 मिनट भी अगर स्टूडेंट लेट आ जाता था कोई भी, तो वो टीचर शॉर्ट अटेंडेंस लगा देती थी, जिसकी वजह से एक दबाव था इस पर जो इसके भाई ने इल्ज़ाम आयद किया है। और जब यूनिवर्सिटी से हमारी बात टेक्निकली देखा जाए तो 70% अटेंडेंस होती है, किसी भी स्टूडेंट को पूरी करना होती है सेमेस्टर के लिए, लेकिन फाइनेंशियल कोई इशू थे? 68%। देखिए, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं थे। जो भाई ने भी ये बात की है कि हमने इसकी सारी फीसेस जो है जमा करवा दी थी। यूनिवर्सिटी की तरफ भी सारे जो उनका जो चालान है और जो उनका वाउचर है, फीस वाउचर, वो हमारे पास भी मौजूद है और उन्होंने सेंड किया कि हमें फाइनेंशियल कोई मसला नहीं था। ठीक है, अभी तहकीकात जारी है। हसन हफीज़ हमें बता रहे थे। हमारे साथ इसी वाले से बात करने मौजूद हैं लीगल एडवाइज़र यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो निजी यूनिवर्सिटी है, सैफुर रहमान जस्सा साहब। थैंक यू सो मच जस्सा साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि असल इशू है क्या और जो तहकीकात हो रही हैं उनमें क्या क्या पहलू देखे जा रहे हैं?
जी थैंक यू आपका। मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि इस पे हमने एक इंक्वायरी कमेटी जो अवैस रऊफ साहब हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उन्होंने एक चेयरमैन साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद बिलाल खान साहब। वो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज रहे हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रहे हैं, और उनके साथ कुछ डीन्स हैं। अच्छा। और हमने कुछ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया है जिसमें उसके सीआर और रूममेट शामिल तो हैं। क्या तहकीकात कर और रही है इस वो पे कमेटी? इंक्वायरी हो रही है। अब कब्रस वक्त होगा कि उनकी फाइंडिंग्स आने से पहले मैं कुछ बता दूं, लेकिन लेकिन एक आप बात हमें मैं डायरेक्शन जरा- बता सकते हैं कि किस किस हाँ। पहलू पर गौर किया जा रहा है? जी उस सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट भी और सारी चीज़ें हम देख रहे हैं सारे पहलुओं से। उसके रूममेट का स्टेटमेंट लिया है, उसकी क्लास फेलोज की स्टेटमेंट लिया है, उसके सीआर वो बाकायदा इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा है। प्रोबेबली अब वो इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये कहा जा सकता है कि उसका कोई लोनलीनेस या इस तरह का कोई इश्यूज उसका पर्सनल हो सकता है। यानी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई उस पे या टीचर की तरफ से स्ट्रेस नहीं था। तो आप इस बात को रिफ्यूज कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बच्चे के ऊपर विदाउट मतलब फाइनल कंक्लूजन, हाउ कैन अभी यू तो आप से अभी तो दैट? कमेटी तहकीकात कर रही है, लेकिन आप ये हमें बता रहे हैं कि कोई अटेंडेंस शॉर्टेज का यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई दबाव नहीं था इसके ऊपर। जी, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इस वक्त, नहीं, और तो मुझे- हजारों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जस्टिस साहब, किसी फिर ये बच्चे पे- स्टूडेंट क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये स्टूडेंट क्यों यहाँ पर आकर सवाल उठा रहे हैं कि तहकीकात, और प्लस वाकया हुआ 4 घंटे नहीं गुजरे, वहाँ फेस्टिवल मनाया इवेंट हो गया। रहा था, हाँ। तो ये तो बड़ी इंसेंसिटिविटी दिखाई गई सारे इशू को लेकर। एक बच्चे की जान चली गई और इंतज़ामिया पर इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद आ रहा है कि उसकी 68% थी, 70% होनी चाहिए, अकोमोडेट किया जा सकता है 68 पर। तो यहाँ पे इस पहलू को गौर किए बगैर कैसे कहा जा सकता है, क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है इंतज़ामिया को? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी हमारा वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसका 80% अटेंडेंस है और उसका सीजीपी बहुत अच्छा है और अटेंडेंस इशू नहीं है। अगर और दूसरा हमारी इंतजामिया जो हमारे डिप्टी चेयरमैन उज़ैर रऊफ साहब हैं, उनकी क़यादत में सारे लोग उनके घर गए, उनसे ताज़ियत की है। जिस वक्त बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, इंतजामिया ने फ़ौरन खुद अपना हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का हॉस्पिटल है उसमें हम ले गए हैं और उसकी इंतहाई अच्छे तरीके से निगहदाश्त की है, ट्रीटमेंट किया है। जब ज़रूरी समझा है तो उसको हमारे डॉक्टर्स खुद लेके जनरल हॉस्पिटल भी ले गए हैं और रात उनकी फैमिली को बरवक्त इतला दी गई है, राब्ते में रहे हैं और हम सब लोग हॉस्पिटल थे और रात को ही टुक हिज लाइफ। आप कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर तो हकाइक मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंसिडेंट एक्सीडेंट। पहली बात तो ये बताएं कि अब जो आप ये स्टूडेंट्स हैं, इनके मुतालबात क्या है जिन पे गौर होना ज़रूरी है? ज़ाहिर है ये एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नहीं, कोई एहतजाज इस वक्त नहीं हो रहा। जब वो बच्चे ने खुद सुसाइड की अटेम्प्ट की और वो बाद में अल्लाह ताला उनको सबको उनकी फैमिली को सब्र दे, वो बाद में फौत हो गए, तो उसके बाद बस वो एक वक्ती तौर पे कुछ बच्चे जमा हुए और हमारे चेयरमैन साहब ने खुद सारे बच्चों से एड्रेस किया है। सर ये जस्टिस फॉर ये बैनर्स प्लेकार्ड्स उठाए बच्चे तलबा जो हैं इसी यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई एहतजाज ही नहीं है। ये किस चीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, किस चीज़ का जस्टिस मांग रहे हैं बच्चे? अब मेरी बात सुन लें जरा, मैं मौके पे मौजूद था। वक्ती तौर पे एक सबको अफसोस था, हमारे सबसे ज़्यादा अफसोस तो मैं कहता हूँ हमारे चेयरमैन साहब और एडमिनिस्ट्रेशन को, टीचर्स को, और हम सब पूरी यूनिवर्सिटी एक फैमिली की तरह है बच्चों के लिए। सबको अफसोस था और इस वक्त भी है और सब गम में मुब्तला है। एक न्यूट्रल तहकीकात होनी ज़रूरी है। अगर आप पहले से ही हमें बता देंगे जी के अफसोस है लेकिन हमारा इसमें कोई वो नहीं है, कोई और मसला था, उसका पर्सनल मसला था, तो ये चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी। ज़ाहिर है आपको भी इस चीज़ में नाम क्लियर करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को भी अपना आके मौक़िफ़ देना पड़ेगा। कौन कौन इस तहकीकात में शामिल है? देखें जी, यूनिवर्सिटी तो अपना मौक़िफ़ बिल्कुल कोई इनकार नहीं कर रही और इस कमेटी में को मैं बता रहा हूँ चेयर कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद बिलाल खान। वो सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो चेयर कर रहे हैं। उसमें 2 डीन्स शामिल हैं और डीन ऑफ साइंसेज भी हैं और डीन जो है हमारे मेडिसिन और
फैकल्टी के जो डीन है वो भी शामिल हैं। जस्टिस बिलाल खान साहब हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन है यहाँ पे, और उनके स्टूडेंट्स को भी हमने शामिल किया है, रजिस्ट्रार भी शामिल है, उनका स्टूडेंट्स का क्लासमेट शामिल होना खुशाइंद है, क्योंकि जाहिर है वो इस वक्त इस पर एहतजाज करें सारी इशू पे। थैंक यू सो मच जैसा आप बात करने के लिए, एंड हम उसका फॉलो अप रखेंगे एंड विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट इशू। जाइए थोड़ी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब, और कराची वालों आपके लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं हम, और वो खुशखबरी है ई चालान से रिलेटेड। तो सिंध हुकूमत ने ई चालान के जुर्मानों में कमी का इशारा दे दिया है। जी इशारों में इशारा दे दिया है, और वज़ीर दाखिला सिंध ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये बताया कि इस मामले पर अपोजिशन अरकान को भी 1 हफ्ते में तजावीज़ देने का कहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर रियायत ना देने का फैसला असूली है, लेकिन ज़िया लंजार ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी, उन्होंने कहा कि वन वे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। बट इशारा हो गया कमी के। दो चीज़ें हैं कि भाई अगर आपने सिग्नल तोड़ा और आपने अगर वन वे की खिलाफ वर्जी की तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा। और साथ ही उन्होंने जी पुलिस चीफ DIG ट्रैफिक को आगाही के लिए मारूफ शख्सियात की खदमात लेने की भी हिदायत की। ज़ाहिर है वो सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत होती है, तो मैसेज जो है बड़ी जल्दी से पहुंच जाता है। चलें जी बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से इनिशियली कि भाई ये जुर्मानों में कब तक कमी मुतवक्के है और किन किन खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने जी कम हो सकते हैं। तो बताइए नज़ीर ज़रा हमें क्या इशारे दिए गए या वाक़तन ऐसा होने जा रहा है? बिल्कुल देखें, ऐसा होने जा रहा है कि ई चालान जो होता है उसमें जो जुर्माने हैं उनके अंदर काफ़ी सारी वायलेशन ऐसी हैं जिनमें जुर्मानों में कमी का इशारा दे दिया गया है, लेकिन कुछ वायलेशन ऐसी भी हैं जिनमें बिल्कुल कमी नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से गुज़श्ता रोज़ हमसे बात हुई थी, हम वहाँ पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद थे, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने जब उनसे पूछा तो उनका यही कहना था कि अपोजिशन के जितने MPAs MNAs है जिनसे गुज़श्ता रोज़ 1 बजे जो इजलास हुआ था जिसमें ख़ुद ज़िया लंजार मौजूद थे, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह और दीगर तमाम मौजूद थे, जिनकी जानिब से जिस दिन से ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त से यही शोर उठाया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा जुर्माने हैं, लोगों को रिलीफ दिया जाए, और जिस तरह की ये खिलाफ वर्जियाँ उस हवाले से उनका कहना था कि चालान कम होना चाहिए, और कई उन पर ये था कि चालान जो है ये लोगों पर नाजायज़ किया जा रहा है। तो हमने उनसे ये पूछा कि कौन से दो आप जब बता रहे हैं कि जुर्माने जो है उस पर कोई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, तो उसमें बताया गया था एक लाल सिग्नल तोड़ने पर, दूसरा रॉन्ग वे आने पर। तो इस पर फिर हमारी DIG ट्रैफिक से भी बात हुई, तो जितने कराची में फैटल नॉन फैटल हम हादसा देखते हैं, जब आप कोई हादसा होता है जिसे हम कहते हैं जानलेवा हादसा, वो फैटल कहलाता है। तो ज़्यादातर वो लोग जो रॉन्ग वे जा रहे होते हैं और अक्सर बेशतर वो हादसा का शिकार होते हैं। दूसरा, सिग्नल जंप करके जैसे ही कोई शख्स जाता है तो आगे से कोई भी गाड़ी आती है और उसे टक्कर मारकर फरार हो जाती है, और वो भी या तो शदीद ज़ख्मी होता है या जाबाग हो जाता है। 80% से ज़ायद इसमें मोटरसाइकिल सवार होते हैं। मेरे पास इस वक्त जो नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था वो मौजूद है, जिसके मुताबिक जो वायलेशन ट्रैफिक सिग्नल चाहे वो मैनुअल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इसमें मोटरसाइकिल का 5000, उसके बाद फिर बतदरीज 10,000, 15,000 और 20,000 जो हैवी ट्रैफिक है उसका जुर्माना है सिग्नल तोड़ने पर। इसी तरह पर जो रॉन्ग वे का जो ड्राइविंग है वो रोड पर 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000 का है। लेकिन अगर आप वन वे की सड़क पर रॉन्ग वे जाएंगे, वो सड़क है ही वन वे, तो फिर उसके ऊपर जो रॉन्ग वे जाने पर 25,000 मोटरसाइकिल के लिए, 30,000 रुपये गाड़ी के लिए, 50,000 रुपये LTV PSV के लिए, और 1 लाख रुपए जो हैवी ट्रैफिक है उस पर जुर्माना रखा गया है। और नज़ीर ये बताएगा, ये जो बार बार खिलाफ वर्जी की जाती है, बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ भी की गई हैं? बिल्कुल, देखें उनके लिए जो सज़ाएं हैं वो तो जब ये कानून बना था उसी वक्त से तजवीज़ की गई थी कि इनकी गाड़ियां भी जिस तरह अब सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हम आजकल चेकिंग देख रहे हैं वो जो फैंसी नंबर प्लेट पे नंबर प्लेट टेम्परिंग पर, नंबर प्लेट छुपाने पर जो भी शहरी है 3-3 घंटे पुलिस की जानिब से इस पर चेकिंग की जाती है, गाड़ियाँ जब्त भी की जा रही हैं, मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और उनको चालान भी किए जा रहे हैं। जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ
ये सड़क जो है सामने लकी स्टार से लेकर प्रेस क्लब तक जाती थी और सामने जैना मार्केट है। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर रॉन्ग वे लोग नहीं आते थे, लेकिन जब से ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ है तो ट्रैफिक एहलकार आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन लोग यहाँ उसके सामने से बल्कि कैमरा में दिखा सके कि ये अभी भी ट्रैफिक एहलकार मौजूद है और ये रॉन्ग वे जा रहे हैं और तीन सवारियाँ बिठाई भी और ये ट्रैफिक एहलकार मौजूद है, ये इसका चालान नहीं कर सकता। सब वो रोक सकते हैं, चालान नहीं कर सकता। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। देखें ई चालान बहुत जरूरी था शहर के लिए, लेकिन एनफोर्समेंट भी होनी चाहिए ताकि लोग धड़ल्ले से रॉन्ग वे ना कर सके और हादसा ना पेश आए। ठीक है, ये आपने हमें अच्छी पॉइंट बताया। थैंक यू सो मच नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी वाले से बात कर रहे थे DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये कब तक जुर्मानों में कमी होगी और इसका फ़ायदा वैसे आवाम को क्या होने जा रहा है, किस हद तक कमी हो रही है? फ़र्ज़ करें अगर कोई सिग्नल तोड़ने पर तो खैर नाकाबिले माफ़ी है, सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगाई हुई, तो क्या वो जो जुर्माना जो उस पर था उसमें कितनी कमी आई है आएगी? थैंक यू वेरी मच। येस्टरडे कल जो है पहला हमारा रिव्यू कमेटी का इजलास था, जिसके अंदर ये तय पाया कि विद इन अ वीक जो हमारे मौजूद मेंबरान हैं असेंबली के, दे विल कम अप विद द प्रपोजल। अब वो प्रपोजल क्या आता है, 50% डाउनवर्ड रिवीजन होती है या कम होती है या ज़्यादा होती है, ये तो फिर वो जब प्रपोजल्स आएंगे और फिर वो डिस्कस होंगे अगले हफ्ते, तो उसके बाद ही पता लगेगा कि कितना कोई यानी कि फाइन अमाउंट में कमी आएगी। लेकिन देखें ये फाइन्स हैं, ये कोई टैक्स नहीं है कि एवरीवन हैज टू पे। आप इसको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। लोगों ये ऐसा नहीं है कि हर बंदे ने हर महीने या हर रोज भरना है, तो वॉट एवर द अमाउंट आप जितना भी होगा जेब पर भारी ही होगा। तो बेहतर यही है कि जिस तरह आपने बताया कि ये सिग्नल तोड़ते हैं लोग या वन वे की वायलेशन करते हैं, वो ये ना करें, तो ये अमाउंट कितना भी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दिस कराची में सबसे ज़्यादा कौन से ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पे चलान हो रहे हैं और कौन से ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ सबसे ज़्यादा होती नज़र आ रही हैं आपको? देखें ये जो सिस्टम है ना, इसने ज़्यादा गाड़ी वालों को पकड़ा है। ज़्यादातर जो है ना सीट बेल्ट की को ना पहनना, उसके बाद जो है हेलमेट और ओवर स्पीडिंग है, और उसके बाद टेलीफोन का इस्तेमाल है गाड़ी चलाने के दौरान, और फिर जो है रेड लाइट। चूँकि हमारे पास सिग्नल इतने ज़्यादा आपको वर्किंग में नहीं नज़र आते, तो चूँकि सिग्नल्स ही कम है तो उस हिसाब से जो वायलेशंस हैं वो भी कम रिकॉर्ड हो रही हैं। और ये चंद एक वायलेशन है, छतों पे बस पे बिठाते थे ये लोग ज़्यादा, उस पर काफ़ी हैवी चालान हुए, तो काफ़ी फ़र्क आ गया उसके अंदर। तो ये चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब ये रोल आउट होंगी, लोगों को टिकट्स पहुंचेंगे, वो माफ़ी लेंगे पहली टिकट की, तो फिर वो सोचेंगे अगली दफ़ा उसको रिपीट ना करने के लिए। और शाह साहब एक चीज़ बताइएगा, अभी जब नज़ीर हमारे साथ थे लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो ज़ाहिर है बहुत सारे इलाके अभी ऐसे हैं जहाँ पर ये कैमराज नहीं लगे हुए हैं, ये ट्रैकिंग सिस्टम भी वहाँ पर नहीं है। अब वहाँ पर अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार है लेकिन उसके पास इख्तियार नहीं है, जो इख्तियारात ई चालान के थ्रू जिस तरीके से आप लोगों को डिसिप्लिन कर रहे हैं वो इख्तियारात उसके पास नहीं है। अभी उन्होंने रोका मगर वो कुछ कर नहीं सकते। तो इन्फोर्समेंट के लिए सिस्टम को फेयर बनाने के लिए जहां कैमरास नहीं लगे हुए वहां पर डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए पुलिस ट्रैफिक एहलकारों की। एग्जैक्टली इसीलिए हम जो है ना 2 यूनिट्स लेकर आ रहे हैं। उसका हमने तजुर्बाती जो है ना वो किया था ग्राउंड एक्शन, जिसमें एक रोबो कार यूनिट है जिसके अंदर हमारी 7 गाड़ियां इनिशियली हमने तैयार की हैं। उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, हमने ड्राई रन किए, काफ़ी टिकट्स किए हैं। ये गाड़ियां चलती फिरती टिकट मशीन्स होंगी। फिर हमने ड्रोन यूनिट बनाया जिसमें एक ड्रोन हमने कामयाबी से सदर के इलाके में उसका तजुर्बा किया। अब मजीद ड्रोन्स हम ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ना आपको ना ग्राउंड पर एक्शन को ख़त्म करना ही था और उसका कोई ना कोई आपको ऑल्टरनेट चाहिए। ठीक है कुछ टाइम लग रहा है हमें, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि अगर आप 2 महीने के अंदर ऐसे यूनिट्स ले आते हैं तो अल्टीमेटली कराची का फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होना है। और फिर इन इलाकों में कैमरे भी लगने हैं, आज ही लगे तो 2 साल में लग ही जाने हैं। लेकिन इन द मीन वाइल हम ये रोबोकार यूनिट एक चीज़ और बता दें, ये जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स क्वाइट डिफरेंट। हम जो बाकी शहर हैं, अगर हम किसी तरक्की याफ्ता शहर की बात करते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो रोड्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ लोगों को ना चाहते हुए भी समटाइम जो है वन वे जाना पड़ता है, कहीं पे जी कोई हर्डल्स होते हैं, कहीं पे रोड ख़राब होती है। ऐसे में आप कैसे ये जो खिलाफ वर्जी है, आपने कहा जी नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा वन वे, ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि जी मजबूरी के तहत ये रास्ता इख्तियार किया गया है? देखें ना, मजबूरी में आप वन वे को तोड़ नहीं सकते, भले आपको यू टर्न आगे से लेना हो। शारा फैसल की मिसाल ले लें,
आज से अगर 20 साल 15 साल पहले देखें तो 7 इसमें कट्स थे, आज तो सिर्फ 2 हैं। शुरू में लोगों ने इसको भी शारा फैसल तनकीद तो का एक बड़ी निशाना बनाया। एक डेवलप्ड रोड है ना, पूरी शारा है, लेकिन मैं ऐसे वही इलाकों बता की रहा बात हूँ। कर रही हूँ। तो आगे से यू टर्न्स हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते थोड़ा सा आगे जाना। अगर 200 मीटर और 300 मीटर आपने आगे से यू टर्न लेना है तो आपको लेना है, क्योंकि सरकार ने वो कट तो बनाया हुआ है। अब आप अगर ये कहें कि हमने वहां से यू टर्न ही लेना, हमने वन वे तोड़कर जाना है, तो आपको पे तो करना पड़ेगा। हर किसी देखे ना, आप बात सही, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होना चाहिए, और वो भी जैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है KMC और TMCs वो भी काम करना शुरू हो गए, और आपको नजर आएगा फर्क। कहें कि हम अपनी जान को खतरे में डालकर, दूसरों को खतरे में डालकर, अपनी सहूलत देकर और लंबे रूट को ना लें, तो ये भी ज्यादती है। और शाह साहब, जब ये ई चलान का इनेकाद किया गया था उस टाइम पर अवेयरनेस की हम बड़ी बात कर रहे थे, आगाही मुहिम की बड़ी बात कर रहे थे, तो अवामी आगाही मुहिम के लिए अब आप किन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेंगे, क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा फॉर पब्लिक अवेयरनेस? देखें, एक तो हम ना ग्राउंड पर नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले साल के पहले हफ्ते में हम जो कमेटी में ये डिसाइड हुआ कि इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, भले वो प्लेयर्स हैं, हमारे नेशनल प्लेयर्स या हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर, और नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स भी रोड के ऊपर लोगों को आगाही मुहिम का एक हिस्सा बन के एक रोल मॉडल के तौर पे पेश होंगे, और उसके अंदर हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे। यानी कि ये एक, तो उन्होंने यही कहा कि इसको कंटिन्यू करना है हमने। फिर देखें, पहली टिकट क्योंकि वैसे ही वेवर हो जाती है, तो आपको वेवर ऐसे नहीं मिलता, आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा या करूंगी। तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ है, जी ट्रैफिक इस हवाले से बात कर रहे हैं। अब देखते हैं जी कितने जुर्माने कम होते हैं। अभी तो ये इशारे दिए गए हैं, और लेट्स सी कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद क्या रूल सामने आते हैं। चलिए जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, विल बी बैक इन द फ्लैश, स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब सियासी इश्यूज़ पर बात होती है तो पिछले दिनों से बड़ी बात हो रही है जी, सियासी मिसाक होना चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। अता तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये हमें कहते हुए नज़र आए, फिर उन्होंने शराइत भी रखी कि जो बानी PTI हैं वो जी पहले माफ़ी मांगे। लेकिन अब जो ऑफ़र आई है वो तो वज़ीर आज़म के लेवल से आ गए, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी है, और वो काबीना अजलास से कल खिताब कर रहे थे। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अखबारात में मैंने पढ़ा कि PTI मुज़ाकरात चाहती है, तो वो कहते हैं जी कि वो राज़ी हैं, तो हुकूमत भी तैयार है, यानी कि अगर PTI ऐसा चाहती है तो हम भी तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात की आड़ में लेकिन ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। अब हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये भी कहा कि असेंबली में कई बार PTI को बातचीत की दावत दे चुका हूँ, दोबारा भी दावत देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दावत को, यानी जो वज़ीर आज़म के लेवल से आई है, इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। और जब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग लेकिन कबूल नहीं की जाएगी, तो क्या वज़ीर आज़म का मतलब भी वही है जो वुज़रा कहते आए हैं कि जनाब पहले माफ़ी मांगे, माजरत करें, अपने रवैये पर ज़रा देखें। और PTI इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, जब बात कर लेते हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। बताइएगा, वज़ीर आज़म पहले भी ये ऑफ़र दे चुके हैं, इस बार कहा गया है कि जी हमने पढ़ा अखबारात में, अगर आप लोग चाहते हैं मुज़ाकरात तो हम तैयार हैं। अब इस दावत पर क्या मौक़िफ़ है, इसे कबूल कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वज़ीर आज़म साहब तो ऐलान कर देते हैं, मुज़ाकरात की दावत भी दे देते हैं, लेकिन माहौल नहीं बना सकते। देखिए, जब तक माहौल नहीं बनेगा तो मुज़ाकरात कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे? जो इनके वज़रा हैं उनके तो मुंह से जो है ना वो तो आग उगल रहे हैं, तो पहले तो उनको शटअप की कॉल दें कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो तो कोई सियासी बात नहीं कर रहे हैं, और वो जो इमरान खान से आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, आप पुरअमन एहतजाज आप छोड़ते नहीं हैं, उनकी बहनों के साथ जो तशद्दुद वाला सलूक हुआ, इस तरह जो वर्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सज़ाएँ आप सुना रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जी आए मुज़ाकरात करने। तो पहले माहौल तो बनाए ना। अगर आपसे मुल्क तो चल नहीं रहा है, और जब मुल्क नहीं चल रहा है तो आपको लाजमी मुज़ाकरात करने होंगे, और आपने लाजमी माहौल को बेहतर करना होगा। लेकिन एक तरफ आप
माहौल को ख़राब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गेम खेल रहे हैं, ये कोई संजीदा पेशकश नहीं। शौकत साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की आड़ में किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। क्या मुज़ाकरात के लिए आप समझते हैं कि PTI की कोई पेशगी शराइत है? देखिए, शराइत यही है ना, इमरान खान से इजाज़त दें ताकि जाएँ वहाँ, लोकल उनके जो वकला हैं वो मिले, उनके ख़ानदान के लोग मिलें, उनके दोस्त मिलें और पार्टी की क़यादत मिले और उनसे गाइडेंस लेकर आगे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें तो इमरान खान के साथ ही होगी ना। जब आप इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे तो बाकी कौन रह गया है कि वो आपसे मुज़ाकरात कर। जब डायलॉग की बात हो रही है तो बड़े इख्तियारात आपके बानी इमरान खान ने दिए हुए महमूद खान अचकज़ई साहब को, वो भी मुज़ाकरात खुद भी चाहते हैं, जबकि जो तर्जुमान KP गवर्नमेंट है शफ़ी जान, वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में मज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। क्या पार्टी मौक़िफ़ ये है, असल मौक़िफ़ है क्या? मुज़ाकरात करने हैं, मज़ाहमत करनी है, करना क्या है? अचकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब को जो मिला है, मैंडेट मिला है इमरान खान साहब की तरफ से, उनको तो आप नामजदगी नहीं, तकरीर उनकी नहीं होने दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने रास्ते रोक दिए हैं। फिर इमरान खान के ऊपर आपने पाबंदियाँ लगा दी हैं कि जी मुलाकात नहीं होगी, उनकी बहनों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वर्करों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं, तो आप बताएं कि कौन सा रास्ता रह जाएगा? ज़ाहिर है फिर मुज़ाहमती रास्ता ही रह जाएगा, फिर उसमें जो भी नुकसान होगा कौम का ही होगा। तो इसलिए हुकूमत जो है वो इतना बड़ा नुकसान उठाने के बजाय होश के नाखून लें और जो प्राइम मिनिस्टर जो है मुज़ाकरात खेल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आएँ, माहौल बनाएं, उनसे बात करें, उनकी तकर्रियाँ करें अपोजिशन लीडर्स की, फिर उनसे बात करें, उनके पास मैंडेट है। और फिर हमारे जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, कितने मुदल्लिल और कितने बुर्दबारी के साथ वो बात करते हैं, कितने तहम्मुल से, उसके बावजूद भी अगर आप ये फिर हुकूमत की नालायकी है कि उनको इंगेज नहीं किया जा सकता। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पुराने दोस्त हैं और वो मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, वो ये कहते हैं, ताहम PTI के बहुत से लोग नहीं चाहते कि बानी बाहर आएँ, तो क्या ये वाकई इसमें कोई सदाकत है? इमरान इस्माइल हो गया, फवाद चौधरी साहब हो गए, ये अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ जो भी करें, लेकिन पहले माहौल हुकूमत बनाए, और हुकूमत माहौल बनाए, फिर उसमें मुज़ाकरात करे, खुले दिल से करे, ये ड्रामे ना करे। नहीं, माहौल आपको भी बनाना पड़ेगा ना, माहौल सिर्फ एक जानिब से थोड़ी बनेगा। अब आपकी तरफ से ट्वीट भी हो रही हैं, बयानात भी आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर सकते हैं महमूद मौलवी, फवाद चौधरी और तीसरा नाम है जी इमरान इस्माइल का, लेकिन फिर वही बात, KP गवर्नमेंट के तर्जुमान शफ़ी जान कहते हैं जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है, कौन है, इनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ भी हमें लग रहा है कि पार्टी में दो आरा पाई जाती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैंडेट तो कोई भी नहीं है उनके पास, क्योंकि ना तो वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ना वो PTI के नुमाइंदे हैं। लेकिन अगर वो इसमें कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं और उसमें कामयाब होते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जो भी करें, जो भी माहौल बेहतर बनाने में कामयाब होता है और कोशिश करता है, ठीक है, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन ये नहीं कि हम वो आगे आके हमारी लीडरशिप को गालियाँ दें और कहें जी ये नाबालिग है, कोई क्या कहता है, इस तरह नहीं है। जो लोग इस वक्त PTI के साथ खड़े हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो बहादुर लीडरशिप है, वो अपने उस पर डटे हुए हैं, तो आई थिंक कि उनका एहतराम इज़्ज़त होना चाहिए। और जो लोग चले गए थे मुश्किल वक्त में, इमरान खान को छोड़कर चले गए थे, और आज अगर उनके दिल में एहसास हुआ है कि वो इमरान खान की आज़ादी के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल करें, उनका हक है। उन पर बड़े बड़े एहसानात किए इमरान खान ने। अच्छा। तो उसको ये नहीं है कि हम किसी को कहें कि जी आप ना करें, लेकिन ये कि जताए ना, क्योंकि और जो हमारी लीडरशिप है सीनियर, उनके ऊपर अल्फाजात ना करें कि जी ये कमज़ोर लीडरशिप है, ये कमज़ोर नहीं है, ये इन्होंने जो रोल अदा किया है, जो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। शौकत अली साहब जो है वो दोनों तरफ जो है बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है कर ले मुज़ाकरात, मैंडेट भी नहीं है उनके पास, लेकिन जो गवर्नमेंट KP के तर्जुमान है वो कह रहे हैं जी उनके पास कोई मैंडेट नहीं। तो पार्टी के अंदर खुलकर अब ऐसा लग रहा है कि दो तरह की आरा पाई जाती है। शफी जान साहब तो बाकायदा ये भी कहते हैं कि ये बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ के गए हैं, तो उनके पास कोई मैंडेट नहीं, और बारहा कह चुके हैं ये बात। एनी हाउ देखते हैं जनाब ये मुज़ाकरात का ऊँट अब किस करवट बैठता है। बट आपको जरा लिए चलते हैं अटक,
क्योंकि अटक पंजाब का एक तारीखी शहर है और दो सूबों के संगम पर वाक़या है। अटक को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाला तारीखी पुल है एक, जो कि अंग्रेज़ दौर का शाहकार है। तो उस पुल की तरह आपको सैर करवाते हैं, हम भी वो हेरिटेज देखते हैं, आप भी देखते हैं। दरियाए सिंध पर अटक का ये पुल अपने अंदर सदियों की कहानी समोए हुए है। फौजियों और तजारती काफिले इस पुल से गुजर कर एक से दूसरी दुनिया में दाखिल होते रहे हैं। कभी ये पुल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के वस्त एशिया से मिलाता था, अब ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान जिंदगी की डोर थामे हुए है। सयाह तारीखी पुल को देखने दूर दूर से इधर का रुख करते हैं। ये 145 साल कबल तामीर होने वाला पुल अपनी नोयत का एक बेहतरीन फन पारा है, तो हुकूमत इसको कौमी असासा करार दे के यहाँ सियाहत के फ़रोग के लिए अगर इक़दाम करे तो यहाँ से सालाना कसीर ज़र मुबादला हासिल किया जाता। पुल की बुनियाद अंग्रेज सरकार ने 1880 में रखी। रेलवे पुल से 5 ट्रेनें रोज गुजरती हैं। ताहम जीटी रोड और मोटरवे जैसे मवासलाती निज़ाम के बायस पुल का ये हिस्सा आम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका है। अब इसके निचले हिस्से को मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि ऊपर वाले हिस्से में ट्रेन गुजर रही है। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वो इस अटक पुल को एक बेहतरीन सियाहती मकाम होने की हैसियत से इस पे थोड़ी सी नज़रसानी करे। अटक पुल न सिर्फ अटक शहर बल्कि खित्ते की तारीख का अहम सतून है, जहाँ सैर व सियाहत की सहूलियात इस मुकाम को तारीख खरीदने वालों के लिए मरकज़ निगाह बना सकती है। लाला मोहम्मद सदीक, एयरवाई न्यूज़, अटक। अच्छा, ये जो है ना हमारा हेरिटेज है, हमारी जो तारीख़ है आप उससे उठाकर देखें तो कई 100 साल पुरानी बहुत सारी ऐसी आपको यहाँ पर शाहकार मिलेंगे, इमारतें मिलेंगी, तो इन सब को हमें प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, ये हमारा हेरिटेज है, एक तरह से हमारी सकाफती रिप्रेजेंटेशन है, दुनिया भर में लोग आते हैं देखते हैं। तो इन चीज़ों को प्रिजर्व करना, इनको गंदा ना करना, यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स ना फेंकना, इसका सी व्यू वाला हाल ना करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। टूरिस्ट आते हैं ना तो वो बाकायदा पूछते हैं, बताएं जी आपका तारीखी विरसा क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा, सी व्यू का मैं जिक्र बाबा इसलिए करता हूँ क्योंकि सी व्यू को हमने बहुत गंदा किया हुआ है और हम सबको इंक्लूड करता हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई वो नहीं करता। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है अपना माहौल को साफ़ रखना और सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ अपने आप को भी साफ़ रखें, अपने माहौल को भी साफ़ रखें और हमें दे एक छोटी सी ज़्यादा ज़रा ब्रेक लेके वापस आते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा और इस घंटे में भी हम बहुत मज़े की स्टोरीज़ और सेगमेंट्स आपके लिए बड़ी मेहनत से डिज़ाइन करके लाए हैं। तो आपका फीडबैक बड़ा लाजमी है और कुछ सोशल इश्यूज़ भी हैं जिन पर हम बात करना चाहेंगे इस घंटे के अंदर। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कोएग्जिस्टेंस की, कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, कि आपके अंदर एक इतनी बर्दाश्त तहम्मुल हो कि आप दूसरे इंसान की एग्जिस्टेंस भी बर्दाश्त करें और साथ ही साथ आपकी सोसाइटी में जो इंसानों के अलावा भी जो और जानदार चीज़ें हैं, जिसमें दरख्त भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस के साथ भी आप पीस मेंटेन करके चलें। अच्छा, लेकिन मसला थोड़ा सा ये है कि ज़ाहिर है कुछ इशू हैं, जब उनको सही टाइम पे सही तरीके से एड्रेस ना किया जाए तो फिर वो एक मसला बनकर सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है जो तरीक़ाकार दुनिया भर में राइज है इनको हैंडल करने का, इनको टैकल करने का, हम उस तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रे डॉग की जब बहुतात हो जाती है तो फिर वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरा बन जाते हैं। ज़ाहिर है छोटे मासूम बच्चे, और ये स्ट्रे डॉग ज़ाहिर है इनको प्रॉपर खाने को नहीं मिलता, फिर इन्हें जैसे चाहे जो चाहे जिस तरह चाहे फिर ये हमलावर भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं हर जगह गली मोहल्ले में भरमार हुई भी है और अब ज़ाहिर है ये भी कहा जा रहा है कि जी अब ये तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। कुत्ते के काटे के जो वाक़यात कराची में हैं, एक टाइम था इस पर बड़ी आवाज़ भी उठी, बहुत सारे वाक़यात एक साथ रोनुमा हो रहे थे। लेकिन रवा साल का हम कुछ आपको स्टैट्स बता दें तो 3 बड़े सरकारी अस्पतालों के जो अदाद शुमार हैं वो हमें असल पिक्चर बता सकते हैं कि ये मसला कितना संगीन हो गया है। 2025 में जी आवारा कुत्तों के काटे के 50,000 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर कौन इसका शिकार हुए? बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग। और जिना अस्पताल में 18,000, इंडस अस्पताल में 17,000, जबकि सिविल अस्पताल कराची में 16,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। अच्छा जी, आवारा कुत्तों के काटने से कुछ जानलेवा मर्ज़ भी हैं जिससे रेबीज़ होते हैं। अगर रेबिड डॉग किसी इंसान को काटे तो वहाँ से फिर एक रेबीज़ के बायस हमने देखा कि 19 से ज़ायद शहरी जान की बाजी हार गए।
तो ये वाले जो मामलात हैं कि जो ये जो जिन स्ट्रे डॉग्स की अब जब वैक्सीनेशन नहीं होती किसी सोसाइटी के अंदर और उनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता और उनको उसके बाद उनको नर्टर नहीं किया जाता, उनको स्प्रे नहीं किया जाता, एक तो उनकी अफजाइश भी होती रहती है और सेकेंडली अगर उनके अंदर फिर कोई बीमारी आ जाए रेबीज़ जैसे, तो फिर वो इंसानों में ज़ाहिर है वो बीमारी भी एड्रेस नहीं हो रही है ना। तो अच्छा जी, कराची के अलावा सिंध के जितने भी इलाके हैं अगर हम उनकी बात कर लें, मुख्तलिफ शहरों में अब तक 2.5 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और ये सिर्फ हम रवा साल के स्टैट्स बता रहे हैं। लेकिन 2024 में ये तादाद 2,26,000 थी। खैरपुर में इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया, फिर ये बच्चा दम तोड़ गया। खैरपुर का ही नवाही इलाका है कोट डेजी, वहां पर आवारा कुत्तों के कांटे से बच्चा जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चा वापस आ रहा था कि कुत्तों स्कूल से वापस आ रहा था, कुत्तों ने हमला किया। अच्छा, खैरपुर में एक हफ्ते के दौरान जी 8 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल तो हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, व्हाट इज़ द सिचुएशन एट हैंड कराची में। अफजल बताएगा, कुत्ते के काटने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा फिगर्स के हवाले से। जी बिल्कुल साइम, देखा जाए तो कराची सिंध भर में जो है आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। 2025 की रिपोर्ट जो होश उड़ा देने वाली है, देखा जाए तो 50,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कराची में जो सरकारी अस्पताल है उसमें बताया जाता है कि जिना अस्पताल में 18,000 केस रिपोर्ट हुए, जबकि सिविल अस्पताल में 16,000 और इंडस अस्पताल जो अहम किरदार अदा करता है कुत्तों के काटने के हवाले से, अद्वियात की फराहमी के हवाले से, तो वहाँ 17,000 केस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम देखने में नहीं आया कि आवारा कुत्तों के हवाले से जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं उनको इकदाम किए जाएँ। लेकिन देखा जाए जब भी इस हवाले से न्यूट्रल हो या फिर कुत्तों को मारने के हवाले से मुहिम चलाई जाती है तो यकीनन तौर पर सिविल सोसाइटी आड़े आ जाती है और इस तरह के इकदाम जो मुहिम है वो दम तोड़ जाती है। ताहम देखा जाए तो एक मुहिम स्टार्ट हुई थी जिस पर देखा जाए तो न्यूट्रल बनाने के हवाले से, तो यकीनन तौर पर सिविल सोसाइटी की जानिब से बहुत आवाज़ उठाई गई और ये बाकायदा तौर पर जो मुहिम थी वो रोक दी गई थी। और दूसरी जानिब जब ये मुहिम स्टार्ट होती है तो इसके हवाले से जो इकदाम होते हैं, जो दवाई इस्तेमाल होती है उसकी मेयार बहुत ज़्यादा कम होती है। एक चीज़ बताएं, सिविल सोसाइटी जो मसाइल जो पॉइंट रेस कर रही है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है उनके साथ मिलकर कोई लाहे अमल इस हवाले से बना सकती है, वैक्सीनेशन हो सकती है या उनको न्यूट्रल करना जो होता है, इस पर कोई प्रोग्राम अब तक क्यों मुरतब नहीं किया गया? इस हवाले से क्या प्रोग्राम बनाया है महकमा सेहत सिंध ने? जी बिल्कुल सदफ, देखा जाए तो मेयर कराची की जानिब से इंडस अस्पताल के साथ एक मुआहदा तय हुआ था पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कि आवारा कुत्तों के हवाले से कोई मुहिम शुरू की जाए। उस मुहिम में ज़्यादातर ये तासुर दिया जाए कि जो कुत्ते के काटने के असरात होते हैं उनको कम किए जाएं। इस हवाले से जब इक़दाम किए जाते हैं तो वो बाकायदा तौर पर शहर भर में जो मुहिम शुरू की जाती है तो वो कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी जानिब देखा जाए तो न्यूट्रल करने के हवाले से जो इक़दाम सिर्फ देखने में आए तो वो क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से हमने देखे एक वैक्सीन उन्होंने तैयार की है जिसमें कुत्ते के काटने के असरात को कम और उनकी जो पैदावार है उसको रोकने के हवाले से उन्होंने जो मुहिम शुरू की थी वो अब तक जारी है। तकरीबन क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के CEO हैं उमर फारूक, उनका कहना है कि अब तक तकरीबन 1,000 से ज़ायद जो पोश इलाकों में जो आवारा कुत्ते हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध सैयदा तहसीन आबिदी साहिबा, ज़रा उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। तो तहसीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि अभी कुत्तों की अफजाइश को कंट्रोल करना, स्ट्रे डॉग्स की हम बात कर रहे हैं, क्या इसका हल ये है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको मार दिया जाए या फिर इसका हल ये है कि उनको वैक्सीनेट किया जाए, प्रॉपर रेबीज़ वैक्सीनेशन शॉट्स लगाया जाए उनको फिर नर्टर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। नहीं साइम, हम ये जो मारने वाली बात की आप रिपोर्टर ने भी कि जी सिविल सोसाइटी बीच में आती है या ये एक प्रॉपर वे है भी नहीं कि हम जो है स्ट्रे डॉग्स को इस तरह उनको मार दिया जाए। अगर ग्लोबली भी आप देखें तो ये वाला मेथड जो है इफेक्टिव नहीं साबित हुआ है। तो हमने तो WHO का जो मेथड है वही अडॉप्ट किया है कि जी हम इनकी मास डॉग वैक्सीनेशन हो
और इनकी स्टरलाइजेशन हो, कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। और ये जो प्रोग्राम है ये ऑलरेडी इट्स बीन स्टार्टेड, जो आपके रिपोर्टर की शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जी अभी बात हो रही है, बात नहीं हो रही है, ये स्टार्ट हो जी सदा मुझे एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आपकी बात ठीक है, आप कह रही हैं कि गलत कह रहे हैं रिपोर्टर, लेकिन जो केसेस के अदाद शुमार हैं ये फिर क्यों हो रहा है? अगर ये प्रोग्राम पूरी तरीके से जारी है तो ये जो लोगों को कुत्ते काट रहे हैं वो क्यों केसेस 50,000 से ऊपर जा रहे हैं? मैं फरमा रही हूँ कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर 2025 तक जो है हमने मोर देन 30,000 जो है वो वैक्सीनेशंस हो चुकी थी स्ट्रे डॉग्स की। 19,000 प्लस जो है वो उनको जो न्यूट्रल करना है, स्टेरिलाइजेशन करनी है, वो चीज़ें भी कंप्लीट हो चुकी थी। बड़ी आबादी का चेहरा है, बड़ा सूबा है, जाहिर सी बात है कि वी नीड मोर मैन पावर, वी नीड मोर मैथड्स कि हम जी और ज़्यादा इन चीज़ों को इसके एक्सपेंशंस करें। अगर आप सेंटर्स भी देखे जाएँ कि ये जो है डॉग बाइट्स इसके रेबीज़ ट्रीटमेंट के और वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो अक्रॉस द सिंध 250 प्लस हैं, जो कि मज़ीद एक्सपेंशन की जा रही है। जैसे कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स कायम हैं, इसके अलावा मलीर में मज़ीद सेंटर्स उनकी एक्सपेंशन से उनकी स्टैब्लिश उनको किया जा रहा है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन केसेस में कमी आई है, ऐसा नहीं है। अगर आप अक्टूबर से शुमार बताएंगे कि अब तक कितने स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको आपने इसी जो आप तरीक़ाकार बता रही है इसके तहत जो है आपने हैंडल किया है? मैंने अभी आपको बताया कि 30,000 प्लस जो है वो वैक्सीनेशन जो है मास वैक्सीनेशन हो चुकी डॉग्स की, स्ट्रे डॉग्स की, और 19,493 समथिंग है कि जिनको जो है स्टेरिलाइजेशन को न्यूट्रल किया गया है। एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि इस पे जो है अभी CS ने भी लास्ट वीक जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो मीटिंग की उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कमिश्नर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तमाम लोग देवर ऑन बोर्ड कि जी तमाम लोग। फिर हमारी कोलैबोरेशन भी है इंडस हॉस्पिटल के साथ, आपके रिपोर्टर ने भी जैसे कि जिक्र किया। तो हम तमाम से मेक श्योर कि तमाम हॉस्पिटल जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल्स हैं जो हमने सेंटर्स बनाए हैं कि उस पे फिर हमने एक हेल्पलाइन हमारी है 1093, वो भी मैं चाहूँगी आपके तवज्जो से हमारे व्यूअर्स को पता चले कि उस पर अगर आप फौरन ही कंप्लेन करते हैं, क्योंकि देखिए जो रेबीज है ये क्योरेबल है, लेकिन इसकी टाइमली इसको अगर आप एड्रेस करें तो ये क्योरेबल है। इसको अल्लाह ने करे ऐसा नहीं है कि इसका क्योर नहीं होता, लेकिन उसके लिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, इसीलिए वो हेल्पलाइन रखी गई है कि बहुत ही नियरेस्ट आपके जो भी हमारे नुमाइंदे होंगे वो आप तक पहुंचे और उसको ट्रीट किया जाए। हेल्पलाइन नंबर आप बता दें अगर एक बार हमारे नाज़रीन के लिए। 1093 इज़ द हेल्पलाइन। अगर किसी भी इलाके में वहाँ के मकीनों को ये शिकायत है कि यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स की ज़्यादा तादाद हो गई है, आवारा कुत्ते हैं, वो काट रहे हैं, रेबिड डॉग्स हैं, तो वो 1093 पर कॉल करके जो करीबी जो नुमाइंदे होंगे उनको बुला सकते हैं ताकि वो उन कुत्तों को वैक्सीनेट करें या फिर उनको रिलोकेट भी कर सकते हैं। को रिलोकेट तो कर सकते हैं, लेकिन इस पे आप जब कंप्लेन करेंगे, अल्लाह ने करे खुदा ना खासा गॉड फॉरबिड कि कोई विक्टिम है कि जिसको कुत्ते ने बाइट कर दिया है, तो उसको फौरन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फ्री पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जो ट्रीटमेंट है वो दी जाएगी कि फौरन ही वो जो एक डेंजर जोन में आता है इंसान वो फटाफट उसमें फौरन निकल सके, उसको ट्रीट किया जा सके। या कहीं पे भी अगर आप कुत्ते भी देख रहे हैं, आपको ऐसे जैसे अपने एरिया में तो नॉर्मली लोगों को पता चल ही जाता है, तो वो इस हेल्पलाइन पे करेंगे। तो जितने भी जो भी मुताल्लिका इदारे हैं जो हमारी मैन पावर पे जो है डिप्लॉयड है, वो तमाम लोग आपसे फौरन कांटेक्ट करेंगे और विद इन जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो आपके पास पहुंचेंगे। अच्छा, रेबीज़ के हवाले से आपने कहा कि टाइम इसके लिए बड़ा मैटर करता है, तो कोई आगाही मुहिम लोगों के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, ज़ाहिर है जब इतनी तादाद में ना सिर्फ कराची, सिंध भर में हम देख रहे हैं वाक़यात हो रहे हैं और सिर्फ कराची का ही नंबर 50,000 से ऊपर चला गया है 2025 में, लोगों की आगाही के लिए, लोगों को पता हो जी ये हेल्पलाइन नंबर है, या अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये वाक़या हो गया है तो वो फौरी तौर पे क्या कर सकता है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए जी सदफ, उसके लिए जी हमने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, वो आपने अगर आप बाहर निकले तो आपको इस तरह की बैनर्स भी नजर आएंगे। हम उन तमाम चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, पेड कंटेंट टेलीविजन पे भी हम जो है वो चीज़ें जो है वो रन करवाएंगे। तो तमाम जगह अवेयरनेस का काम हो रहा है कि लोगों को स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तमाम डिस्ट्रिक्ट से कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि लोगों को जो है तमाम चीज़ें उनको ऑन टाइम पता हो कि जी ये चीज़ करनी है, किसको फ़ोन करना है, किसको कौन मुताल्लिक़ इदारे हैं, या कोई करीबी जो सेंटर्स हमने कायम किए गए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह हमने इसके रेबीज़ सेंटर कायम किए गए,
वहाँ जाके भी अगर रिपोर्ट करते हैं तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से अच्छा, और तहसील साहिबा ये भी बताइएगा, हमारे रन हो रहे हैं। खैरपुर में बहुत ज़्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या ये यकीनी बनाया गया है कि तमाम तर सरकारी अस्पतालों में रेबीज़ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो और वाफर मिकदार में मौजूद? बिल्कुल साइम, जी साइम, अक्रॉस द सेंट जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वहाँ पे तमाम जगहों पे, इसीलिए हमारा जो तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया उसी वजह से कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी कोई हर्डल ना आए कि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अगर वैक्सीन नहीं है तो वो बड़ी तादाद में मौजूद हो। तो जितने सेंटर्स हैं अक्रॉस द सेम तमाम जगहों पे वो वैक्सीन पहुंचा दी गई है, और स्पेशली जो ऐसे एरियाज़ हैं, जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, जो हाई बर्डन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे तो ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि वहीं पे केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। तो उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया गया, तो वैक्सीन का कोई हमारे पास इशू नहीं है। तहसीन साहब, अब ये इशू इतना संगीन हो गया, आप मुझे जो बता रही हैं ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, बट आई कैन नॉट रैप अराउंड माई हेड रैप अराउंड के ये किस तरीके से 50,000 तक केसेस जो चले गए हैं। अगर सारी चीज़ें एज अकॉर्डिंग टू यू चल रही हैं तो फिर ये कैसे हो गया है? सदर, आई एम सेइंग कि वी आर वर्किंग ऑन इट, और इतने मैंने आपको फिगर्स बताए, आप उसको वेरीफाई कर सकती हैं जो मैंने आपको फिगर्स दिए हैं कि जी इतनी 1000 वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, इतने 1000 जो है वो स्टेलाइज हो चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आपको ही पता है कराची की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये 30,000 19,000 तो यकीनन काफ़ी नहीं है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट। हमने अपनी मैन पावर भी बढ़ा दी है, हमने वैक्सीन की भी वो जो जितनी भी ज़रूरतें हैं हमारी तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले लिया है, और उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है क्योंकि इंसानी जान से ज़्यादा हमारे लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है कि जी जैसे ही चीज़ें रिपोर्ट, अगर खुदा न खासा चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, कुछ मिथ्स भी हैं, लोग अपनी मिथ्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं कि जी इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, हॉस्पिटल जाएंगे तो अल्लाह न करे वापस ही नहीं आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं उस पर यकीनन इट विल टेक टाइम, बिकॉज बहुत ओवर पॉपुलेटेड हमारा सूबा है, हमारा शहर है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि हमने अपने लोगों को छोड़ दिया। ठीक है, ये इशू कोई नया नहीं है, ये अभी ताज़ा इशू भी नहीं उठा, ये काफ़ी अरसे से कराची और सिंध का मसला है। तो लेट्स सी कि इसको मजीद हुकूमत कैसे हैंडल करती है। थैंक यू सो मच तहसीन, आप भी हमारे साथ। आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने नोट करनी है वो ये है कि द हेल्पलाइन इज़ 1093। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जहाँ पर खुदा न खास्ता कोई रेबिड डॉग किसी इंसान को बाइट कर लेता है तो 1093 पे आपने कॉल करनी है। या अगर आप बहुतात देख रहे हैं कि आपकी गली में आवारा कुत्तों की बहुतात है तो भी आप गवर्नमेंट को आगाह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह का आपको नुकसान पहुँचाए तभी आप गवर्नमेंट को जो है अप्रोच करें। तो 1093 इज़ द नंबर। जहाँ जहाँ आपको ऐसे नज़र आ रहा है आप गवर्नमेंट को बताइए, फिर गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको कैसे हैंडल करते हैं। चलें जी, से पहले हम पिछले घंटे में बात कर रहे थे हेरिटेज की, कल्चर की, सकाफत की। तो सिंध में औताक कल्चर रवायती समाजी निज़ाम है और जिससे आज के दौर में भी लोग जुड़े हुए हैं, जहां गांव में मर्द इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इलाके के मसाइल और सकाफती उमूर पर गुफ्तगू होती है। मोबाइल के दौर में भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। यही कल्चर है एंड आई एम ग्लैड कि इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। इस कल्चर के बारे में बता रहे हैं हमें मोहम्मद इलियास अंजुम। ज़रा हम भी समझते हैं, आप भी समझे इस कल्चर। सिंध धरती अपनी शानदार तहजीब और सकाफत की अमीन है। यही वजह है कि सिंध के बासी आज भी अपनी कदीम रिवायात और सकाफत से वालिहाना मोहब्बत रखते हैं। सिंध की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। नूर बिरोही ने ऐसी औताक बनाई है जिसमें सिंधी सकाफत के सब रंग नुमायां हैं। सकाफत को उजागर करने के लिए मैंने शहर शाहपुर शाकर में ये सिंधी औताक उसको हम कहते हैं वो मैंने बनवाया है। इसमें सिंध की वो तकरीबन सकाफती चीज़ें शामिल हैं जिसमें अजरक हो, रिल्ली हो, उस तरह की ये मैंने औताक बनवाई है। सिंध के औताक न सिर्फ मेहमान खाने हैं बल्कि यहाँ पर सजने वाली कचहरी में नौजवान नस्ल को मेहमान नवाजी और अखलाकियात की तरबियत दी जाती है। आपको इस औताक में रिल्ली भी नज़र आएगी, सिंध की जो सकाफत है, टोपी भी नज़र आएगी, अजरक भी नज़र आएगी और ये औताक जो है कि एक मुकम्मल सिंध की सकाफत का अक्स पेश कर रही है। दुनिया भर में सिंध जैसी खूबसूरत तहजीब और सकाफत की मिसाल नहीं मिलती। ये वाहिद खित्ता है जहाँ की मेहमान नवाजी मेहमानों के दिल जीत लेती है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इलियास अंजम, ARY न्यूज़, सांगड़। चलें जी, एक तरफ हम आपको ये कल्चर बता रहे हैं जो कि बड़ा खूबसूरत है और आज के दौर में बड़ी रेयर चीज़ है, बड़ी रेयर साइट है। लोगों को आपस में इकट्ठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन रख के बात करते हुए देखना। लोग घरों में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ बैठे होते हैं, मोबाइल लेके बैठे होते हैं। लेकिन जनाब
टेक्नोलॉजी तो है और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये फ़ैसला हुआ है जी, कराची जिसे पाकिस्तान का माशी हब कहा जाता है, इसको जनाब अब बनाया जाएगा डिजिटल हब। और डिजिटल हब बनाने के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NED यूनिवर्सिटी कराची में सिलिकॉन वैली बनाने का ऐलान किया है। और वो सिलिकॉन वैली जैसे आपने नाम सुना है ना, सॉर्ट ऑफ, और ये भी कहा है कि जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। तो बड़ी, वैसे बहुत बड़ी खुशखबरी है कराची वालों आपके लिए। अच्छा, इसके बाद नौजवान इंजीनियर्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहना था मुराद अली शाह साहब का। सिलिकॉन वैली की तमाम सहूलतें NED यूनिवर्सिटी में मुयस्सर होंगी। ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। तो गुफ्तगू कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NED साइंस, ज़रा उनसे बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ज़रा सुनाते हैं कि मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा इस हवाले से। यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, तकरीबन 8.5 लाख स्क्वायर फीट का हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं। हमारे नए इंजीनियर्स को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिलिकॉन वैली की सारी फैसिलिटीज़ NED यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगी। चले जी, तो बात कर रहे थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोफेसर डॉक्टर असद आरफीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर असद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइए हमें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन वैली एंड द पार्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क? मैडम, आपने शुरू में कहा कि कराची माशी हब है एंड कैपिटल लीड्स टू बिजनेस, बट देयर इज़ वन मोर थिंग, इंटेलेक्चुअल कैपिटल लीड्स to economy and intellectual capital leads to knowledge economy. So this all science and technology part is about the usage of knowledge economy. तो सही मैडम, ये ज़रूरत है पाकिस्तान की और ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क हैं, दे आर द प्लेटफॉर्म्स फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू कमर्शलाइज देयर रिसर्च एंड इनोवेशन, ताकि इन सब का जो फ़ायदा है वो पूरी पाकिस्तान की आवाम का हो। और जिस तो सिलिकॉन वैली में यही तो था यूज़ केस के कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ दे कंपनीज़ वहाँ पर काम, उन्होंने वहाँ पर काम किया और वहाँ से सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो सारे हमारे डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल फ़ोन्स एंड वेरी टेक्नोलॉजी चीज़ें जो कि हम पाकिस्तान में बना नहीं रहे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की हम लोग बातें करते हैं। तो ये सारा का सारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इसका अभी तक हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क लाइक सिलिकॉन वैली इज़ अ प्लेटफॉर्म टू लिंक द इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जो कि आपने भी अपने प्रोग्राम में कई शो किया हुआ है। एम तो बहुत अच्छा है, लेकिन करने का तरीका क्या है? व्हाट इज़ द प्रोसेस? हमारे पास क्या सहूलियात होंगी? इनिशियली कैसे प्रोग्राम किन फेजेस में आगे जाएगा? लैब्स होंगे, क्या होगा? जी मैडम, इसमें रिसर्च सेंटर्स होंगे, लैब्स होंगी और दो तरह के टेनेंट्स होते हैं इस तरह के टेक्नो पार्क्स के अंदर। एक होते हैं एंकर टेनेंट्स लाइक बिग कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक। यू विल सी पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर एप्पल के सेल्स ऑफिस होते हैं, लेकिन एप्पल का R&D यूनिट बहुत सेलेक्टिव जगहों पर है। तो वी विल ट्राई टू हैव R&D यूनिट्स ऑफ लाइक दिस। हुआवे का सेल्स ऑफिस और इस तरह की बहुत सारी जो टॉप कंपनीज़ हैं जिनको हम एंकर टेनेंट्स कहते हैं, वी वुड लाइक कि वो यहाँ पर आएँ और अपने जो नॉट ओनली सेल्स ऑफिस, दे शुड ओपन देयर R&D यूनिट्स है, ताकि टेक्नो ट्रांसफ़र, तो जो मेन डिफरेंस जो आपने बात की थी वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो TT एंड TD, दीज आर द टू मेन थिंग्स विच आर द टारगेट ऑफ दिस टेक्नो पार्क। सो यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग हुआवे एंड एप्पल का R&D डिपार्टमेंट in this NED University Silicon including Valley. Facebook, WhatsApp, what are the big mega companies, because nice. We are आपने सुना होगा इंक्यूबेशन सेंटर वो पाकिस्तान में इग्नाइट ने बनाए, दे आर अ वेरी गुड सक्सेस, बट वी आर वांट टू मेक समथिंग मोर देन दिस इकोसिस्टम। और टेक्नो पार्क के आगे एक और नया सिस्टम है जो कि यूरोप में मशहूर है, वो है इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट। पूरा सिटी ऑफ टेक्नो पार्क्स होता है वो, जैसे बार्सिलोना 22। सो एक और टारगेट है कि जब इंशाल्लाह बाद में हमें चांस मिलेगा तो हम इस तरफ भी जाएंगे कि इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। सो टेक्नो पार्क इज़ लाइक अ मार्केट प्लेस फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च। अच्छा, लेकिन इसमें इन कंपनीज के लिए क्या है, मतलब वो आके यहाँ पे इस मार्केट में क्या सर्च करेंगी? बजट की एलोकेशन क्या है? क्या इनिशियली कैसे आप अप्रोच करेंगे? मैडम, हमने तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को जब हमने लॉन्च किया तो ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा कमर्शियली वायबल है कि हमें बिडिंग की ज़रूरत पेश नहीं आई। अच्छा। तो हमें G2G प्रपोजल हमें कोएसा आ गया। एनाटेक होल्डिंग कंपनी इज़ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फर्म। वी नेवर वांटेड टू बी बिकम अ रियल एस्टेट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। वी वांटेड कि अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फर्म आए वो इसको बनाए
जिसका कोई मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। आप देखें बाइक एग्जांपल, बाइक वाज इनक्यूबेटेड इट एट NAD, लेकिन वी वर नॉट एट अ मार्केट प्लेस नहीं थी, तो उस वजह से बाइक फिर बाद में माशाल्लाह बड़ा कामयाब हुआ, लेकिन इट वाज इनक्यूबेटेड इनसाइड NAD। सो वी वांट के वो बिजनेस भी NAD में करता, और इस तरह के बहुत सारे एंकर टेनेंट्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मेगा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड हैं, और जहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट्स और कराची काफ़ी आवाम वहाँ जाके उनके जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वो सब जब वो देखेंगे टेक्नो पार्क यहाँ पर बन गया है तो वहाँ पर ये काम करेंगे। और ये जो तमाम तरह मंसूबा है, ये कब तक पाया तकमील तक पहुँच सर? ये कल ये साइनिंग हो गई है हमारी कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। इट्स अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, 99 ईयर्स का ये एग्रीमेंट है, और उसके बाद ये हमें ट्रांसफ़र भी पूरा हो जाएगा, बिल्डिंग हमारी कैनेडी होगी, लेकिन उसके बाद ये 3 साल का इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है। एंड उम्मीद है कि 20 स्टोरी ये टावर प्लाजा बनेगा NAD के मेन गेट पर, और उसमें इस विल बी ओपन फॉर ऑल कराची स्टूडेंट्स एंड ऑल सिंध universities to come there and to work there and to develop their products, research, और सबसे अहम चीज़ नॉट ओनली रिसर्च डेवलपमेंट, जब तक रिसर्च क्योंकि रिसर्च शेल्फ हो जाती है, we don't want research to become shelf, we want to come into the market। तो टेक्नो पार्क are the marketplace for the research। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कितना टाइम लगेगा? बेसिक मैडम इसमें जो हमारी एनेटेक होल्डिंग कंपनी का है, इन्होंने जो हमारे कंसेशनर हैं एज पर देयर कमिटमेंट, इंशाल्लाह इट विल बी रेडी इन 2 years मैक्सिमम टाइम 3 years, बट इट शुड बी रेडी इन 2 years। इन 2 years आप हम इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि हमारे पास इस पार्क के अंदर सीएम साहब ने कहा कि लाइटनिंग स्पीड पर, बिकॉज देयर वाज सम डिलेस, तो अब लाइटनिंग स्पीड पर हमें काम करना है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर असद साहब, एक मसला जो बड़ा पब्लिक फेस करती है वो जो इंटरनेट की स्पीड है। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन वैली की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की, मगर पहला बुनियादी जो फेज़ है वो इंटरनेट का मसला कैसे हल होगा? ये मैडम इसका हमने ये दैट वाज द कंसर्न फ्रॉम कुवैत साइड से भी कंसर्न आया था। तो कुवैत साइड की जो पहली स्पीच हुई थी लास्ट ईयर, जब हमारा एग्रीमेंट हम जब स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, सो ये इशू आया था उनके पास, तो उन्होंने कहा था कि वी विल डू दिस इज़ अ उनके लिए एरिया ऑफ नो वो है, मतलब उनको उस पर नो कम्प्रोमाइज़ है। तो दे से दैट दे विल पुट सैटेलाइट सिस्टम्स ऑन दिस टेक्नो पार्क, कि ताकि वो डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ से हो सैटेलाइट से, और मल्टीपल लिंक्स भी हों, मतलब दे डोंट वांट एनी इंटरनेट डिसरप्शन इन दिस टेक्नो पार्क, क्योंकि ये अब यू आर राइट कि इसके बगैर तो इसके लिए तो बहुत सारी NOCs चाहिए होंगी ना आपको। गवर्नमेंट ऑफ कुवैत इन्वॉल्व है, तो ये हमारे टेक्नो पार्क की सबसे अच्छी बात है कि इट्स द फर्स्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टेक्नो पार्क विद गवर्नमेंट ऑफ कुवैत। सो क्योंकि 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं, सो और जैसे मुराद साहब ने कहा कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह वी विल नॉट फेस दिस डिफिकल्टीज ऑफ इंटरनेट सोल्यूशन, एंड आई होप कि व्हेन इट बिकम्स रेडी, जब ये रेडी हो जाएगा तो सब जो कराची का सारा जो टेक्नोलॉजी हब है पूरे पाकिस्तान का, इट विल इज गोइंग टू बी अ टेक्नोलॉजी हब फॉर एंटायर पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइएगा, अब नौजवान इंजीनियर्स और जो स्टार्टअप्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और जो टेक से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नौजवान हैं, उनको कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर होंगी इस सिलिकॉन वैली के अंदर? सबसे पहले तो उनका R&D आपने बता दिया, उसके अलावा सॉफ्टवेयर कंप्लीट सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ पर आ सकते हैं, और उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस की, वो सब करेंगे वहाँ पर, और सारी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सेलरेटर्स, और सबसे अहम चीज़ एक फ्रेमवर्क होता है क्लिप, मतलब कैपिटल लिंकेजेस उनको मिलेंगे। हमारे पास काफ़ी सारा बिजनेस होता है लेकिन उनको मेंटरिंग नहीं मिल रही होती है, तो बिजनेस इट विल बी आल्सो अ बिजनेस हब आल्सो। तो ये सारी इनको मेंटरिंग, सिर्फ एक साइलोस में हम लोग जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट को बड़ी सपोर्ट मिलेगी कि वी हमें सब आपस में, जैसे आप देखते हैं यूरोप में आप जाएँ तो वहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं जहाँ पर वो इन्वेस्टर आकर बैठता है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो देखता है कि क्या क्या काम हो रहा है और कितना काम मार्केट, क्योंकि कभी कभी सारा काम मार्केट रेडी नहीं होता, तो यू नीड टू बी मार्केट रेडी, और मार्केट में उसको कैसे इन करना है। तो टेक्नो पार्क और बस एक छोटी सी बात बता दें कि 2 साल में हम लोग इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर वाली स्टेज पर आ जाएंगे। सर इट्स 20 स्टोरी प्लाजा, सो प्लान तो ये कि पूरा कंप्लीट करके वी विल लॉन्च एज सून एज पॉसिबल, और यू नो द कुवैती कंपनीज इज द कंसेशनर, सो आई होप कि दे विल डू एट अ लाइटनिंग स्पीड। व्हाट इज द लोकेशन ब्रीफली? बस एट द मेन गेट ऑफ NAD यूनिवर्सिटी, एट द मेन। तब तक वो यूनिवर्सिटी रोड बन जाएगी। ये मैडम टेक्नो पार्क की सबसे अहम चीज़ एक्सेस, एक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी होप के, और इस पर हम बहुत पुश भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये इंस्टीट्यूट पर बिल्कुल भी, क्योंकि एक्सेस टू टेक्नो पार्क इज द एक्सेस टू बुनियादी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर असद, बहुत शुक्रिया आपका, और हमें सारी बड़ा कामयाब हो सकता है ये इनिशिएटिव, यहाँ अगर लिया जाए प्रॉपर तरीके से, इस पर काम हो तो क्यों नहीं भी हम भी तरक्की कर सकते हैं। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस।
भाई एक बात मुझे बताएं, जो दिसंबर के मंथ शुरू होता है, पता नहीं ये शादी सीजन क्यों बन जाता है? दिसंबर से अक्टूबर से शुरू हो जाता है। कोई इनविटेशन वगैरह आया था आपको? रोज जब दफ्तर से घर जाओ तो कोई ना कोई कार्ड आगे पड़ा होता है, लोग शादियों के लिए बुलाते हैं। दफ्तर में इतने कार्ड पड़े होते हैं। दफ्तर में कार्ड आ जाते हैं। बट द थिंग इज, अच्छा मैं तो जब से पिछले साल से जब से कराची आया हूँ ना, आई लव कराची वेडिंग्स बिकॉज ऑफ द फूड। मतलब खाने की वो कहते हैं ना कि एक पूरा बुफे होता है और मुताद्दिद डिशेस होती हैं और एक से बढ़कर एक डिश होती है, तो हाथ रोका नहीं जाता। अगर आप किसी कराची की शादी में जाएं तो वहाँ जाके खाने पे हाथ नहीं रोका जाता। अच्छा, अब होता क्या है, जाहिर है अब लोग जो हैं समहाउ उन्हें लगता है कि ये जो शादी है ना, इसमें जो खाना खाने आए ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी खाना है, तो वो इतना प्लेट भर के ले आते हैं, ज़ाया भी होता है। और फिर वो उस सबको खाने की जब कोशिश करते हैं तो सोचें आपकी तबीयत पे उसका क्या असर पड़ता है जी। मैदे में तेज़ाबियत, सीने में जलन, फिर मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, बिरयानी भी खानी है तो कोरमा भी खानी है तो मछली भी खानी है तो टिक्के भी खाने हैं, और फिर एंड में जी जो कुछ ऐसा हलवे का आइटम है या कोई भी कस्टर्ड है वो भी खाना है। आपको सारी हिरारकी वैसे ना ज़बानी पता है कैसे? और उसके साथ सूप भी अगर मिल रहा हो तो फिर कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, तो बहुत कुछ है जो लोग जो है वो सोच रहे होते हैं। और कुछ तो कहते हैं हम तो जाते ही शादी में इसलिए हैं कि हमने भाई मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने जिस दिन शादी पे जाना होता है उस दिन वो सुबह से नाश्ता ही नहीं करते। यही है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि इससे आपको हो रहे हैं मैदे के अमराज, स्टमक जो है वो अपसेट हो रहा है। और जब अगले दिन सुबह उठ के अगर आपने दफ्तर जाना हो तो फिर आप सुबह उठ के मैसेज कर रहे होते हैं कि जनाब आज हमें छुट्टी चाहिए क्योंकि हमें गैस्ट्रो के मसाइल हो रहे हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियोज़ में, हमने मदू की है प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद आज़म को, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने खबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। एक तो शादियों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि मुरगन खाने से मैदे पर बुरे असरात पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात पैटर्न भी है ना कि रात को 12-1 बजे खाना खा के आए और आते ही कपड़े चेंज किए और सो गए, और सुबह 6 बजे उठ के आप दफ्तर जाएँ तो फिर तो मैदा ख़राब हो गई। क्या किया जाए फिर? बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो है रिफ्लक्स डिजीज़ या तेज़ाबियत, मैदे की तेज़ाबियत, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। इसमें ये है कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ें पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ना कि क्या चीज़ें आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं, जिसमें ग्रीसी फैटी मील आपने खुद ही बताया, ये जो सारी इन्होंने गिना दी चीज़ें, सो ये मुरगन ग़िज़ाएँ तो ये रिफ्लक्स करती है। बेसिकली ओसोफेगस फूड पाइप और स्टमक के दरमियान इस जगह पर एक वाल्व होता है विच रिमेन्स टाइटली क्लोज। वो बंद होने की वजह से आपको एसिड को ऊपर नहीं आने देता, लेकिन कुछ जब हम ये इस तरह की मुरगन चीज़ें खाते हैं तो वो लैक्स हो जाता है। जब वो लैक्स होता है तो एसिड ऊपर आ रहा होता है और आपको जलन करता है, प्रॉब्लम करता है। दूसरा मसला है, खुद ही आपने जिक्र किया, आपने कपड़े चेंज किए और फ़ौरन लेट गए। सो कम से कम 2-3 घंटे आइडली होने चाहिए जिन लोगों को रिफ्लक्स है, ख़ासतौर पर उनके लिए कि जिनको रिफ्लक्स होता है वो थोड़ा सा एहतियात करें खाने में। बहुत ज़्यादा मुरगन आपने चूज़ी हो जाए, आप बारबेक्यू आइटम ले सकते हैं, आपने लेना है बारबेक्यू आइटम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीसी फैटी मील, पराठे और इस टाइप की चीज़ें ना लें, तो इस टाइप की चीज़ें ना लें। जो रोगनी आइटम है, जो जिसमें तेल बिल्कुल शादी में जैसा तेल तैयार रहा होता है, तो वो रिफ्लक्स करता है। उसकी तौजीह में देते हैं, हमने दिन भर कुछ खाया नहीं तो फिर तो हमारा तो स्टमक ही एम्प्टी है, तो उसमें हम कुछ भी खा सकते हैं। देखें, वो रिफ्लक्स तो आपको ग्रीसी फैटी मील करेगा, चाहे आप जो है पूरे दिन नहीं खाएं और उस वक्त खा लें। जो मुरगन है, वो जो तेल है, उसकी वजह से रिफ्लक्स तेल, चर्बी, चिकनाहट वाली चीज़ है। जिस तरह से आप हम बाहर जाते हैं और फास्ट फूड है, बारबेक्यू लेना चाहें आप ले लें, लेकिन आप फास्ट फूड में चले जाते हैं और जाकर आप बर्गर, ब्रोस्ट, इस टाइप की चीज़ें लेना शुरू करते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू डीप फ्राई आइटम है, वो रिफ्लक्स करेगा। और ये जो इसी तरीके से 3 घंटे खाना खाने और सोने में तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए, ताकि आपको रिफ्लक्स ना हो, जितना एसिड था वो यूटिलाइज हो जाए, फूड आगे चला जाए, ताकि आपको। कराची में मसला ये बड़ी लेट नाइट शादियां जी ख़त्म होती हैं, खाना भी देर से खुलता है, तो लोगों के पास विंडो जो है ना टाइम की बड़ी कम विंडो नहीं होता। तो उसमें जिन लोगों को रिफ्लक्स है, हर एक को नहीं, लेकिन जिसको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, जलन होता है, तेज़ाबियत होती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। और ये जो सीने की जलन है या जो एसिडिटी के मसाइल हैं, अगर ये आपको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए होते रहे, कंटिन्यूड रहे, तो इससे क्या हो सकता है? देखिए, टेक्निकली हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नर्ड या कि जी डैमेज, जो म्यूकोसा जो लाइनिंग है वो डैमेज नहीं हो रही थी, सिर्फ आपको सिम्प्टोमेटिक रिफ्लक्स हो रहा था। एंडोस्कोपी जब हम करते हैं तो हमें तकरीबन नॉर्मल चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा होता है इरोसिव एसोफेजाइटिस, जिसमें जो लाइनिंग है, जो झिल्ली है, वो डैमेज हो जाती है, एंड दिस कंटिन्यूस। अगर तो हम तीसरी चीज़ जो सीवियर फॉर्म है विच इज़ बैरेट्स एसोफेगस, जिसमें कि वो तब्दीली इस तरह की नॉर्मल हो जाती है जिसमें आगे जाकर के कैंसर बनने का एक ख़तरा होता है। अच्छा, तो वैसे क्या एहतियात करनी चाहिए? एहतियात ये है कि जी खाना खाने लेटने में 3 आवर का गैप हो, अवॉइड चॉकलेट, कॉफ़ी,
अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आपको कैफीन रिफ्लक्स वाले को, आइटम। यस, चाय का मसला नहीं, लेकिन कॉफ़ी, इसी तरीके से ग्रीसी फैटी मील, मुरक्कन ग़िज़ाएँ, ये अवॉइड करें आप। हामला ख़वातीन हैं तो जब फुल टर्म होती हैं तो जैसे बेबी ऊपर आ रहा होता है और वो उनको रिफ्लक्स बढ़ जाता है, तो उसमें ये कि खाना खाने लेटने में 3 का गैप थोड़ा कर सा दें, सराहने को ऊंचा कर च्यू दें। करते हैं, जल्दी जल्दी में खाते हैं, क्या ये भी हमारे स्टमक पे बोझ बन जाती हैं चीज़ें? डेफिनेटली अच्छी तरह से चबा के खाने से डाइजेशन अच्छी हो जाती है, और वरना आपको एसिड के साथ साथ खाना भी तो ऊपर आता है। कुछ लोगों ने तकलीफ़ ये करते हैं कि जी हमें खांसी हो रही है या लैरिंजाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है नरखरे की, वो इस वजह से होती है, एसिड ऊपर आ रहा होता है, वो इन्फ्लेमेशन करता है आपको, कॉफ होती है। डॉक्टर साहब, ये तो अब तमाम तर मामला खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो जाए, अब एसिडिटी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, तकलीफ से बंदा उठ रहा है, पेट पे हाथ रखा हुआ है, फिर क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट इमीडिएट जो चीज़ आप कर सकते हैं वो एंटासिड है। एंटासिड वो दवाएं होती हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। HCl है, HCl को न्यूट्रलाइज, कैल्शियम कार्बोनेट टाइप की एंटासिड्स होती हैं। सिरप्स भी आते हैं, तो सिरप्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा 2 किस्म की दवाएं हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इस टाइप की दवाएं होती हैं। इसी तरीके से एक और है पी-कैप कहते हैं, वोनोप्राजोल के नाम से दवाएं हैं। जो ग्रीन टी पी लेते हैं ऊपर से, ग्रीन टी बस कोई खास फर्क नहीं है। इनफैक्ट दूध इज़ बेटर क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, और जो फिजी ड्रिंक लोग ये सोच के पीते हैं इससे डाइजेशन बड़ी इससे डाइजेशन, दैट इज अ टोटल मिथ। देखें, फिजी ड्रिंक जितने भी हैं ये, या इवन आजकल सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस हैं, वो भी रिफ्लक्स को बढ़ा देते हैं, तो वो अवॉइड करें। हमारे ये है कि जी वो हाजमा करेंगे, ऐसा नहीं है। लोगों को रिफ्लक्स हो रहा था, उल्टा वो फिजी ड्रिंक पी रहे होते हैं। लेकिन नींबू पानी होता है, ये हेल्प करता है? नो, क्योंकि लेमन है, ऑरेंज है, ये सारे सिट्रस जूसेस, सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, ये आपके रिफ्लक्स को बढ़ा देंगे, एसिड को बढ़ा देंगे। तो आप कह रहे हैं कि मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या आपके पास घरेलू ऐसी कुछ चीज़ें जो आप देखिए, आप मिल्क है, दूध, दही, इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल कर लें, इमीडिएट डेयरी प्रोडक्ट्स। खाना, वही बताया, खाना खाने सोने में 3 का गैप। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों को रिफ्लक्स हो रहा है, हेड एंड को एलिवेट कर लें। तो जो बेड है, बेड की जो सराहना है, उसके नीचे सबसे आसान तरीका ये है कि 6 इंच वाले जो कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक आते हैं, 4 ब्लॉक खरीद के लाएं, दोनों पायों की तरफ, सराहने की तरफ 2-2 ब्लॉक लगाएं, 12 इंच ग्राउंड लेवल ऊपर करें ताकि एसिड ऊपर ना, ग्रेविटी रहे। मैं अगर बैठा हूँ या खड़ा हूँ, एसिड ऊपर आएगा और वो ग्रेविटी से गिर जाएगा नीचे। अगर वो थोड़ी देर बैठ जाएं तो मसला हल नहीं होगा। अब ये तरीका ज़रूरी है। देखिए, वही बात है ना कि आपकी नींद ख़राब हो रही है। हाँ। आप रात को देर से शादी से आए आपने, और आपको अचानक से रिफ्लक्स शुरू हुआ, आपकी आँख खुल गई और आप उठ के बैठ गए। ठीक है। बैठे भी तो इसी वजह से कि आपके ग्रेविटी रहे। हाँ। अब मैं लेट गया, ग्रेविटी ख़त्म। ठीक है। है। जब तो एसिड सारा हलक में आ रहा होता है, आपको तंग कर रहा होता है, तो इसीलिए आप सराहना ऊंचा करके रखें अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है। तो 12 इंचेस ग्राउंड लेवल से आजकल एंटी रिफ्लक्स मैट्रेस भी आ गए, लोकली पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, इंपोर्टेड भी हैं, लोकली भी अवेलेबल है। तो एंटी रिफ्लक्स मैट्रेस लगाने जिनको ज़्यादा मसला होता है, सबसे लेकिन बेस्ट है हेड एंड एलिवेट करें। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बाखबर से रहने के लिए वक्त निकाला। अब आप देखें कि शादियाँ बीच में, अब देखें ना, क्रिसमस भी आ रही है, फिर अब न्यू ईयर्स भी आ रहा है, तो अब ये इस चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आप लोग लेट घर पे आएंगे। जब लेट घर पे आएंगे, खाना खाया होगा, डिनर्स करके आ रहे होंगे, तो फिर उसके बाद फिर आपको इस तरह के स्टमक के मसाइल जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। अगर आपने खाने में एहतियात नहीं की, तो मुरगन ग़ज़ाएँ खा के आप आ रहे हैं, ऑयली फैटी चीज़ें खा के आ रहे हैं, तो फिर और दूसरी बात ये कि जो सेल्फ मेडिकेशन, जो टोटके वाला काम है ना, ये जो फिज़ी ड्रिंक के अंदर लेमन डाल लिया और उसमें फिर नमक डाल के पी लिया, डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि ये इट वुड नॉट हेल्प यू एट ऑल। उससे बेहतर ये है कि वो जो सिरप्स आते हैं जो कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो इट्स द बेस्ट सोल्यूशन। और थोड़ी सा वॉक कर लें, 3 आवर्स ऑफ विंडो ज़रूर दें, खाने के बाद 3 घंटे तक चहलकदमी करके फिर आप सोएं। अच्छा जी, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बड़े फ़नकार, एक अजीम इंसान की बर्थडे, जिन्होंने 4 दहाइयों तक फॉर 4 डेकेड्स मुस्कुराहटें बिखेरी। हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज़ वर्सेटाइल फ़नकार मोइन अख्तर साहब की। आज उनकी सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। अच्छा, उन्होंने रेडियो, स्टेज, टीवी, फिल्म में अपने फ़न का लोहा मनवाया। कोई ऐसा मीडियम नहीं था जहाँ पर उन्होंने अपने फ़न का लोहा ना मनवाया हो, और लातादाद
किरदार अदा किया। अच्छा, मोइन साहब की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जो कहते हैं ना कॉमेडी में भी उन्होंने तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आप उनके लातादाद आप उनके ड्रामास देख लें या जो लूज टॉक ये शो हुआ करता था आप इसमें देख लें, हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखते हुए उसमें ह्यूमर का एलिमेंट करना, बर्जस्ता जुमले कहना, जिस तरह से वो कंपेयरिंग करते थे वो भी बड़ा उनका खूबसूरत अंदाज था। और जैसे कि मुख्तलिफ किरदार, रोज़ी का किरदार, हाफ प्लेट, ई ट्रेन, सचमुच, लूज टॉक जैसे प्रोग्राम्स और ख़ासतौर पे थिएटर में जो उन्होंने काम किया है बहुत ही आला और ज़बरदस्त काम किया है। खूबसूरत तरीके से उर्दू की अदायगी, तलफ़ुज़, डिक्शन क्या ना कहें आप। और कहते हैं ना कि उनके बारे में चाहने वाले उनके ये भी बताते हैं जो उनको पर्सनल लाइफ में जानते थे कि वो लोगों की उन्होंने हेल्प की। जब वो इस दुनिया से गए तो बहुत सारे लोग ये बताते हुए आए कि किसी को मालूम नहीं था वो किस तरीके से लोगों की इमदाद किया करते। बिल्कुल जी। और हमारे लिए अगर हम अपनी प्रोफेशन की बात करें तो हमारे लिए तो मशाल राह हैं। और ख़ास तौर पर ये जो एयरवाई का प्रोग्राम लूज टॉक वो किया करते थे, उसमें जो उनकी हाजिर जवाबी थी, जो उनका ह्यूमर था, जो अदायगी थी, जो टाइमिंग थी, मतलब रिमार्केबल एंड ट्रमेंडस। और आज के दिन तक भी सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रोग्राम लूज टॉक के बहुत से क्लिप्स हैं जो वायरल होते हैं। नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, हमारे घर के पड़ोस में इतने अफगानी आ गए हैं। परसों हमारे घर में एक नान भेजा उन्होंने, इतना बड़ा नान कि भाई असगर की बेटी जो है उसको गद्दा समझ के। अच्छा, ये अब्बा हारमोनियम बजाते, ये जो वायरल डायलॉग था ये सोशल मीडिया की जीनत बना, ये बहुत वायरल हुआ। मतलब रैंडमली लोग 2019-20 के अंदर ये जोक होता था कि अब्बा हारमोनियम बजाते हैं। सोचे 4 दहाइयों तक उन्होंने राज किया है और आज भी उनके चाहने वाले उन्हें याद करते हैं। 2011 को इस दुनिया से वो इंतकाल कर गए। उनकी कहते हैं दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ गो हैं। लेकिन ये है पाकिस्तान का असासा और ये जो गोल्डन एरा था पाकिस्तान के टीवी का, जिसे ख़ास तौर पर हम PTV की जब बात करते हैं तो उसमें ये किरदार सामने आए थे और आज तक दिलों पर राज कर रहे हैं। चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। अच्छा जी, एक इशू ये है, हम पहले से आपको आगाह कर रहे हैं, न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर मनाने के जो तरीके होते हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक है। हम खुशी में भी जी हवाई फायरिंग हो रही है, फायर वर्क्स हो रहा है, इतना शोर हॉर्न बजा रहे होते हैं, लोगों को तंग कर देते हैं। इस हवाई फायरिंग की वजह से कितनी जानें चली जाती हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ अभी न्यू ईयर आया भी नहीं है साइम के बाकियात रोनुमा होने शुरू। हम बात यही कर रहे थे कि शादियों का सीज़न चल रहा है। अब जब शादियों की तकरीबात के अंदर हवाई फायरिंग की जाती है, खुशी के मौके को 1 मिनट नहीं लगता, चंद लम्हात के अंदर वहाँ पर सफ़े मातम बिछ जाता है। या आप मनाजिर देखें, अफसोस होता है ये मनाजिर देख के कि ये कोई तरीका है खुशी मनाने का। भाई ये शादी की तकरीब है, ये खुशी इस तरह मनाई जा रही है, जदीद असलहे के साथ फायरिंग की गई। अब ज़ाहिर है जब इस तरह फायरिंग होगी तो खौफ हरास फैलेगा, फिर इसकी नुमाइश की गई। लेकिन हमें बताएं, सिंध के जो पाबंदी है, ख़ासतौर पर मैं अगर कराची की बात करूँ, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है, मगर यहाँ पर तो कोई ना रिपोर्ट कर रहा है ना पुलिस यहाँ पे कोई एक्शन लेती नज़र आ रही है। अब ये वीडियो वायरल हो गई है। इसी तरीके से कराची में एक और वाक़या भी पेश ये आया। जो आप देख रहे हैं इब्राहिम हैदरी का वाक़या है। दूसरा वाक़या मूसा कॉलोनी में पेश आया, जहाँ पर ये 8 साला बच्चा था आर्यान, जो कि अपने घर की बालकनी में खड़ा हुआ था और नीचे से कोई रैली गुजर रही थी किसी सियासी पार्टी की। उन्होंने की हवाई फायरिंग और वो सीधा इस बच्चे को जाके लगी। 8 साल का बच्चा जिसका नाम आर्यान था, कल रात दम तोड़ गया और वो सिर्फ नीचे देख रहा था कि नीचे हो क्या रहा है। अपने घर में लोग महफूज नहीं है और क्या करें, मतलब अपने घर में खड़े महफूज नहीं है। हवाई फायरिंग जो है, और इससे आपको मिलता क्या है? जब मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, उसकी शनाख्त हुई है जी फारूक के नाम से, अब असला भी बरामद हो गया है। अहले खाना कहते हैं जी सियासी जमात की रैली में हवाई फायरिंग की जा रही थी, मकतूल बच्चा तीसरी जमात का तालिब इल्म था। तो आप अंदाज़ा लगाएं, आपने एक घर में सफ़े मातम बिछा दी, आपकी ये खुशियाँ जी दूसरों के लिए, दूसरों की ज़िंदगी भारी पड़ रही हैं, उनके लिए ज़िंदगी में मौत का मसला आपने बना दिया है। और ये जो अंधी गोली होती है जिसको आप चलाते वक्त 1 सेकंड का नहीं सोचते, पूरा चैम्बर आप खाली कर रहे हैं, कोई अकल से, कोई दिमाग से काम लें। किसी का बच्चा ऊपर छोटा मासूम खड़ा हो सकता है, किसी की बच्ची को अंधी गोली है ना, गोली की आंखें तो नहीं है, उसको तो नहीं पता उस जाएगी किसको लगने। सेकेंडली जब गोली ऊपर जाती है ये वापस नीचे भी आती है, ये हवा में नहीं चली जाती, नीचे भी गोली आती है। एंड थर्डली अभी जो मूसा कॉलोनी में वाकया पेश आया है, छोटा 8 साल का बच्चा आर्यान, जिस माँ का लख्त जिगर 8 साल पाल पोस के बड़ा किया और
बिला मतलब कोई रीजन भी नहीं थी, बालकनी पे खड़ा हुआ था और वो फौत हो गया। आप खुशियां मनाएं, खुशी देंगे? को खुशी के तरीके से मनाएं, दूसरों को भी खुश रहने दें, उनकी जिंदगियों से ना खेलें। और ये हवाई फायरिंग का सिलसिला जी बंद करें। ये कौन सा कल्चर है, ये कहाँ से आया है, कैसे आप असलहे का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खौफ व दहशत फैला सकते हैं, जबकि कानून की भी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जान भी ले रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, लेकिन क्या ये डिटेरेंस कायम करेगी ये चीज़? लोग इससे सबक हासिल करेंगे? क्या न्यू ईयर पे आप पर जो पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, क्या आप उनको फॉलो करेंगे कि नहीं? सीवीयू पे लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जी मना होता है, जाके वहाँ पे जो हुल्लड़बाजी हो रही होती है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। दफ़ा 144 नाफिज होती है, उसके बाद फिर आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि स्क्रूटनाइज़ किया जाए ये जो जदीद असलहे लेके घरों में बैठे हुए हैं, जो हर शादी मौके के तकरीब के ऊपर, सालगिरह के ऊपर निकाल के हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं, इनकी गिरफ्तारियाँ करें। और गिरफ्तारी जब आप कर भी लेते हैं तो जिस माँ का लख्त जिगर 8 साल का फौत हुआ है, उसको आप, उसकी गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, उसको आप कैसे सब्र दिलाएंगे, कैसे जवाब देंगे उसको आप? चलें जी, बस हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको आगाही दे सकते हैं कि खुदारा ख्याल रखें, दूसरों का भी, अपना भी, और खुशियां मनाएं खुशी के साथ। हमें दें इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।